यस सर, स्टार्ट हो गया ना? ओके सर, ठीक है ठीक है। ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन, टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा, तो बेसिकली बिजनेस लॉ का क्लास है और हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डेप्थ में जा रहे हैं। अगर किसी का पुराना लेक्चर्स बाय चांस मिस है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्टार्टिंग लेक्चर्स अगर मिस है, तो उनको अप टू डेट लिंक मैं ऑलरेडी शेयर कर दिया। अगर नहीं मिला मुझे एक बार बताओ, मैं फिर से शेयर कर दूंगा। रिवाइज करना हो रिवाइज कर लो, फ्रेशली पढ़ना हो फ्रेशली पढ़ लो, ठीक है सर, थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ऐसे मैं हर एक क्लास में रिवाइज कराता रहता हूँ, बट फिर भी डिटेल्स डिस्कशंस आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है सर। लेकिन अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का फ्रेश डिस्कशन। सर जैसे कि आप लोगों को लॉ का जो नाम है इससे ही पता चल रहा है कि बिजनेस लॉ, चाहे आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट हो, चाहे आप एक कंपनी सेक्रेटरी हो। कंपनी सेक्रेटरी के लिए तो लॉ मतलब क्या बताऊं सर, मतलब उनको बनाया गया है लॉ को संभालने के लिए। बट क्या इसका मतलब सीए सीएमए को लॉ नहीं जानना है? उनको भी जानना है सर। नाउ क्वेश्चन इज दैट, क्या सर ये बिजनेस लॉ सीए सीएमए सीएस वाला ही जानेगा, दूसरा कोई नहीं जानेगा? हाँ, अरे सर सबको जानना है, बिजनेस लॉ है। क्या बिजनेस पे सिर्फ सीएस या सीएमए का हक है? सबका हक है। मतलब कहने का मतलब है जितना लोग कॉन्शियस बनेगा ना लॉ के बारे में और बिजनेस के बारे में, जितना कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, जितना बिजनेस वर्ल्ड डेवलप बनता जाएगा, उतना लॉ का डेवलपमेंट भी होगा और लॉ के बारे में जानने का हक भी सबका है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है जानते हो? हक तो होता है, बट कितना लोग ये हक, मतलब अपना जो अधिकार होता है, जैसे जिसको हम लोग हक बोल रहे हैं, ठीक है, अपना हक हो अधिकार हो, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके पीछे समय देना पड़ता है। सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, इन नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है बिजनेस लॉ। तो आज का डिस्कशन जो है सर, ये बिजनेस लॉ का बहुत ही बेसिक्स एरिया, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है। क्या है सर? एसेंशियल एलिमेंट्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर आप स्टार्टिंग लेक्चर सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या डिस्कशंस हुआ है अभी तक। और अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड में कंसिडरेशन देखोगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो समथिंग इन रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट सर? समथिंग इन रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं होता, बदले में कुछ होना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल, आप एक शॉप में जाते हो, कोई प्रोडक्ट बाई करते हो और बदले में कुछ अमाउंट पे करते हो, तो प्रोडक्ट आपके लिए कंसिडरेशन और जो अमाउंट आप पे करते हो दुकानदार के लिए कंसिडरेशन। बड़ा बड़ा सिंपल चीज है। दुनिया का कोई भी चीज विदाउट कंसिडरेशन होना नहीं चाहिए, बदले में हमेशा कुछ होता है, बट कुछ एक्सेप्शनल्स भी होते हैं, है ना। मतलब कॉन्ट्रैक्ट है बट समथिंग इन रिटर्न नहीं हो रहा है, मतलब कंसिडरेशन नहीं हो रहा है। कंसिडरेशन मतलब क्या बताया मैंने? समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न नहीं होगा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। जैसे कि अगर रिलेशनशिप प्यार मोहब्बत वाला हो, प्यार मोहब्बत वाला मतलब मानो कि पापा अपने बच्चे को वादा कर रहा है, या फिर कुछ पापा के साथ उसका बच्चा का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि मेरे बाद ये प्रॉपर्टी तेरा या समथिंग लाइक दैट, तो बदले में कंसिडरेशन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पढ़ के आया कि जहां पर हम लोगों ने ये जाना कि विदाउट कंसिडरेशन भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाता है। हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, फादर के साथ सन का हो, डॉटर के साथ सन का फादर का हो, या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर। बिजनेस हमें हर चीज के बारे में बताता है, चाहे वो पर्सनल प्राइवेट रिलेशनशिप हो, चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो। बट जहां पर भी हमें बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, तो लॉ उसके बारे में क्या बताता है इसके बारे में नॉलेज सबको गैदर करना चाहिए। है तो बेसिक्स, बट प्रॉब्लम क्या है ना, जब रियल लाइफ में प्रॉब्लम आता है ना, हम लोग बेसिक्स में ही गड़बड़ कर बैठते हैं। कोई बताता है सर ये तो बेसिक्स लॉ है, यस दीज आर बेसिक लॉज, बट बेसिक लॉ ही तो हम लोग तोड़ देते हैं सर। या तो जानते नहीं, या फिर जान के अनजान रहते हैं, या फिर जानने का कोशिश ही नहीं किया। मतलब या तो जान के अनजान, मतलब हम लोग को पता है फिर भी मैंने, मतलब नियम क्या है मुझे पता है फिर भी मैंने नियम का पालन नहीं किया, ठीक है। समाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसके कारण होता है? एडुकेटेड लोगों के कारण कि इलिटरेट लोगों के कारण? हाँ सर, समाज में सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है ना, वो एडुकेटेड लोगों के कारण होता है। ये बात लिख के रख लो। कई बार हम लोग सोचते हैं कि शायद सोसाइटी में
इलिटरेट ज्यादा है, मूर्ख ज्यादा है तो प्रॉब्लम बढ़ रहा है। नहीं सर, इलिटरेट लोगों को मैनिपुलेट करना आसान होता है, बट मैनिपुलेट करता कौन है? जिसको जानकारी है। अब जानकार बन के अगर आप अनजान रहते हो, यू नो एवरीथिंग, फिर भी आपने पालन नहीं किया, आपको पता था बट फिर भी आपने उसको फॉलो नहीं किया, ये बहुत खतरनाक है सर किसी भी सोसाइटी के लिए। चाहे वो बिजनेस का मैटर हो, चाहे वो सोसाइटी का नॉर्मल सिविल मैटर हो, ठीक है, किसी भी मैटर पे तो लॉ का जानकारी भी होना चाहिए और लॉ का पालन भी होना चाहिए। जहां जहां ये प्रॉपरली फॉलो नहीं होता है, सिंक्रोनाइजेशन टूटता है, समाज बिखरता है, बिजनेस बिखरता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है सर? बिजनेस अगर किसी सोसाइटी में प्रॉपर वे में डेवलप ना हो, लीगली उसको फॉलो ना किया जाए, तो क्या खतरनाक सिचुएशन हो सकता है। अगर किसी को डर ना हो, मतलब बिजनेसमैन को डर होना चाहिए। जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखो सर, एक एग्जांपल, एक रिसेंट एग्जांपल देता हूं आपको, जो खिदिरपुर में हुआ है, कोलकाता में। आई होप आप लोगों को खबर पता चल गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने खिदिरपुर से ऑलरेडी 17 करोड़ का कैश निकाला। खबर देखा आप लोगों ने? हेलो, आप लोगों ने खबर देखा किसी ने भी? क्या चल रहा है समाज में? मैं आप लोगों को हमेशा बोलता रहता हूँ, पॉलिटिक्स के नहीं नहीं कि बीजेपी तृणमूल के पीछे लग रहा है या तृणमूल बीजेपी के पीछे लग रहा है, ये हमें जरूरी नहीं है। हम लोग न्यूट्रल होके देखेंगे कि समाज में हो क्या रहा है। अगर आप वहां पर देखोगे कि खिदिरपुर में एक ट्रांसपोर्ट ओनर का बेटा, ध्यान से सुनना बात को, ट्रांसपोर्ट बिजनेस करता है। ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस मतलब उनका बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, ठीक है। बंदे का नाम कुछ निसार खान है, उसका बेटा का नाम है आमिर खान। और उसका मतलब जो करप्शन किया है वो बेटा नहीं किया है, क्या किया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारा करप्शन चल रहा है। बागुयाटी में एक मर्डर केस भी चला है कोलकाता में, वो सब मर्डर में नहीं चलते सर, वो छोड़ो उसमें, ठीक है। मर्डर तो और एक लेवल अप हो गया, लेकिन वो भी बिजनेस डील था। अगर आपको मैं समझाऊं तो आपको वो भी समझ में आएगा। मैं यहाँ पर नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, मर्डर वगैरह ये थोड़ा खतरनाक बात होता है, बट आप लोग इतना बड़े हो रहे हो सर कि आप लोगों को हर चीज के बारे में खबर होना चाहिए, ठीक है। मर्डर बारे में नहीं जाना चाहते सर। मैं आपको वो खिदिरपुर वाला कहानी सुनाता हूँ। वहां पर क्या हुआ है खिदिरपुर में। हेलो सर, यस, कोई क्वेश्चन? बोलो। इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग ने, गुड इवनिंग। खिदिरपुर में जो लड़का है, ठीक है, काफी दिमाग वाला है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट ओनर है उनका जो बेटा, वो काफी दिमाग वाला है। उन्होंने एक गेमिंग ऐप निकाला, आपको पता है, मतलब खुद एक गेमिंग ऐप बनाया सर, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली नॉलेज नहीं रहने से ऐसा नहीं हो सकता। नॉलेज है, मेहनत किया, चाहे वो यूट्यूब से करे, कोई कोर्स करके करे, फर्क नहीं पड़ता। अगर कहीं से भी सीखा, क्रेडिट तो देना पड़ेगा भाई, सीखा। लेकिन सीखने के बाद गलत लाइन यूज किया सर। क्या किया देखो, एक गेमिंग ऐप बनाया, गेमिंग ऐप बना के वहां पर लोगों को गेम खेलने के लिए बुलाया। फिर वहां पर लोग क्या करते हैं, पैसा डालते हैं वॉलेट में, इतना डालो जीतोगे तो डबल मिलेगा, हाँ ना। ऐसा होता है ना, नॉर्मल गेमिंग ऐप कैसे चलता है। अब गेमिंग ऐप था, लोगों ने फंड देता गया। स्टार्टिंग में पहला 6 मंथ्स 1 ईयर में ऐसा होता गया सर, मुझे एग्जैक्टली कितना दिन तक ऐसा किया पता नहीं, बट पैसा का कलेक्शन कैसे किया मैं उसका कहानी आपको बता रहा हूँ। पहले पहले ना, जो लेजिट गेमिंग ऐप होता है वैसा ही उन लोगों ने, इस लड़के ने भी वैसा ही किया कि लोगों ने पैसा डालता गया बिजनेस के अंदर, मतलब वो गेमिंग ऐप के अंदर। और साथ में वो कुछ नहीं करता था, नॉर्मल एक लेजिट मतलब एक लीगल ऐप जैसे काम करता है, कि लोगों को भी भरोसा हो गया कि भाई यहाँ पर पैसा मेरा मरेगा नहीं, यहाँ पर कोई मेरा पैसा लूटेगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो और कॉन्फिडेंस बढ़ाया लोगों का, अब पब्लिक ना और डबल अमाउंट इन्वेस्ट करना चालू किया गेमिंग में, मतलब उस गेमिंग ऐप के थ्रू से। अब लोगों ने वॉलेट में पैसा डालता गया, डालता गया, डालता गया। फिर अचानक एक दिन उसका दिमाग क्या था पता नहीं सर, लेकिन ये गलत किया ना। अचानक एक दिन क्या किया, गायब। बता रहे कि ऐप सर्विसिंग के लिए, सर्विस अपग्रेडेशन के लिए ऐप में काम चल रहा है, तो लोगों को पता नहीं चला। बाद में जब ऐप बाद में आया, पूरा सिस्टम खत्म हो गया और वो ऐप एक्चुअली और काम ही नहीं कर रहा था। मुझे जितना पता चला अभी तक, मैं आपको जस्ट बताया। तो ये बेसिकली क्या हो गया सर, ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बिजनेस का धोखा हो गया। आपने जैसा ऑफर, एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, पढ़ाई में आ जाओ, ठीक है।
एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? एक गेमिंग ऐप है जो इकोनॉमिक लेवल में परफॉर्म कर रहा है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, गूगल ने परमिशन दिया, ठीक है। अब गूगल को भी ये सब चीज ना और मतलब टाइट वे में हैंडल करना होगा। अभी भी हमारे देश में साइबर लॉ इतना भी डेवलप नहीं हुआ है। साइबर लॉ आगे आगे आप लोगों को साइबर लॉ तो जानना ही पड़ेगा सर, बट साइबर लॉ से भी इम्पोर्टेंट है बिजनेस लॉ जानना, क्योंकि साइबर क्राइम कैसे हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करना है। इसको आईटी एक्ट के ऊपर एक एक्ट है सर जो सीएस एग्जीक्यूटिव सीएसईए में फाइनल लेवल में पढ़ा जाता है, बट कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इज दैट कि ये पहले आपको बिजनेस लेवल समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ब्रिज कहाँ हुआ है। पहले तो देखो उस लड़का ने, ठीक है, जिसका पापा ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है खिदिरपुर में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता है, एक मिडिल क्लास फैमिली है, उनके घर से 18 करोड़ का कैश कैसे आया? तो बेसिकली अभी सब ये सब क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इतना तो पता चल गया कि ये सब ब्लैक मनी है। अब पैसा कैसे कमाया नहीं कमाया इसके बारे में खबर मिलता जाएगा, आपको भी पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट यहाँ पर कस्टमर के साथ फ्रॉड क्या हुआ वो देखो आप। जो गेमिंग ऐप से गेम खेला उसने पहले समझा कि नॉर्मल गेमिंग ऐप की तरह है, ठीक है, पैसा डालता गया अचानक से पैसा लेके भाग गया। तो बेसिकली ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट में ही तो प्रॉब्लम हो गया। जैसे ही किसी ने ऐप बनाया वहां पर सारा टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो किया, गूगल का टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो किया, तो वो पहले तो गूगल का टर्म्स कंडीशंस में धोखा दिया, ठीक है ना। सेकेंडली अगर गूगल के थ्रू से नहीं है, अगर डायरेक्टली ऑनलाइन पे है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो गूगल से मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि गूगल बहुत सारे केस में जो बेसिकली जुआ या स्पेकुलेशन टाइप का होता है ऐसा ऐप को गूगल परमिट नहीं करता। तो इन दैट केस आप ऑनलाइन में डायरेक्टली कंपनी के साइट से डाउनलोड किया जा सकता है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। नाउ क्वेश्चन इज दैट ये हर जगह में ये जो जो लड़का जो खिदिरपुर का जिसने 18 करोड़ का घर पे कैश छुपा के रखा, ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक भरोसा करके दिया था, तो ये क्या कर दिया उसने? फ्रॉड कर दिया, फ्रॉड कर दिया सर। अब ये तो बिजनेस लेवल में प्रॉब्लम है ना, ये बिजनेस लेवल का प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम है, बट बिजनेस प्रॉब्लम है। बागु एटी का जो प्रॉब्लम है वहां पर भी ना ये बेसिक कॉन्ट्रैक्ट लेवल का प्रॉब्लम है। लड़का जो है जिसके साथ खराब हुआ है, ठीक है, दो लड़का के साथ उसने 50,000 दिया था बाइक खरीदने के लिए। तो पहले लड़का ने बोला था मेरे को बाइक चाहिए, वो 50,000 दिया, फिर बाकी पेमेंट के लिए वो बोल रहा है लेकिन बाइक नहीं दे रहा है, तो बोल रहे फिर अगर बाइक नहीं दे रहे तो मेरा 50,000 वापस करो। बाकी मुझे नहीं पता अभी तक क्या केस है, बट स्टार्टिंग केस देखो, स्टार्टिंग एक बेसिक बिजनेस लेवल में ही प्रॉब्लम है, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट लेवल में प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन इज दैट बाद में ये मामला सिविल क्रिमिनल बहुत लेवल में जा रहा है, इट्स अ डिफरेंट पार्ट, ठीक है। मुझे सिविल क्रिमिनल पे नहीं जाना है, अभी जाने का जरूरत भी नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट आवर पार्ट। सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ पे सीए में डील नहीं करता। कंपनी सेक्रेटरीज को क्रिमिनल लॉ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, बट बाकी इतना आप लोगों के साथ क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ में इतना भी जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक बिजनेस लॉ के नॉलेज तो होना चाहिए। नहीं तो आप लोग जब आगे जाके कुछ काम करोगे, कुछ करोगे, कोई किसी के साथ कोई डील करोगे, आपको पता होना चाहिए ना कि लॉ क्या कहता है ना। आगे जाके हो सकता है कि गेमिंग कंपनी में आप काम करते हो, बट वो गेमिंग कंपनी क्या काम करता है, लेजिट काम करता है कि इलीगल काम करता है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको बेसिक लॉ का नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए लॉ को डेवलप करो, ठीक है, दूसरे को भी बताओ कि भाई ये बिजनेस लेवल में ऐसा होता है वैसा होता है। जो भी सीखोगे सीखो और सिखाओ, बताओ लोगों को, आम भाषा में बता दो, ठीक है। तो चलो सर, मैं आपको इसीलिए थोड़ा सा सीरियसली बताया, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सीरियस लग गया नोट, बट सीरियसनेस का बात नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वही बिजनेस को सामने रख के ही हो रहा है, ठीक है। तो अगर बिजनेस को सामने रख के घोटाला हो रहा है तो क्यों ना बिजनेस लॉ को अच्छे से जाने हम लोग, इतना तो जानना चाहिए। तो चलो सर, हाँ, मैं आप लोगों को आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो बिजनेस का एकदम पहला पहला कॉन्सेप्ट है सर, मतलब बिजनेस स्टार्ट ही होता है इससे, बिजनेस का हर चीज कॉन्ट्रैक्ट से ही कनेक्टेड होता है। ऐसे तो बिजनेस लॉ में कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट लॉ है होता है आप लोगों के लिए, सब मतलब एडवांस लेवल में कंपनी लॉ होता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक एडवांस पार्ट है सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो बाद में अलग हुआ है, ठीक है।
फिर इसके अंदर थोड़ा और एक बाइफर्केशन हो गया, लाइक पार्टनरशिप एक्ट, LLP एक्ट, जो बिजनेस लॉ के अंदर ना जानना बहुत जरूरी है सबको, ठीक है। पार्टनरशिप लॉ के बारे में जानना चाहिए, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस कैसे होता है, न्यू पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट में LLP कैसे काम करता है, और बिजनेस का हायर लेवल को समझने के लिए कंपनी लॉ कैसे काम करता है, ठीक है। और हर चीज जानो, बट साथ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जानो। इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ एक्ट भी होता है, लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो हुआ है, ये जो खिदिरपुर वाला लड़का ने जो गेमिंग ऐप के थ्रू से जो किया है, ये कंज्यूमर के साथ धोखा हुआ है ना। जो कोई भी उस ऐप को यूज किया, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहाँ गया? पार्क स्ट्रीट थाने में बेसिकली कुछ लोगों ने इसके बारे में FIR दर्ज किया, तभी जाके ये मामला इतना जाके आगे बढ़ा, ठीक है। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मैटर है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है, तो ये भी एक बिजनेस लॉ है, ठीक है। अब सबका सिलेबस में शायद किसी का फाउंडेशन में है, तो किसी का इंटर में है, तो किसी का फाइनल में है, बट पढ़ना सबको पड़ेगा, जानना सबको पड़ेगा। कोई थोड़ा आगे जानेगा, कोई थोड़ा बाद में जानेगा, बट कोई कुछ भी जाने, कॉन्ट्रैक्ट सबको जानना पड़ता है, ठीक है सर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस लॉ है क्या, और बिजनेस लॉ को लेके क्या क्या लॉ और आगे बनता है, ठीक है। तो आगे आगे ऐसे समझ में आ जाएगा आपको कि सारा एक्ट का बिजनेस लेवल में बेसिक काम करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके बारे में मैंने बेसिक्स पढ़ाया, ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ाया, ठीक है, प्रोपोजल्स क्या है ये सब बताया, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस बताया, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस बताया, ठीक है। और रिसेंटली मैंने कंसिडरेशन भी बताया, जिसके बारे में मैंने स्टार्ट में ही बात कर रहा था। और कंसिडरेशन में लास्ट 2 लेक्चर्स में काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस रहा है सर। जिन लोगों का भी क्लासेस मिस है, प्लीज एक बार गो थ्रू करें, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। जिसमें ये सूड बाय ए थर्ड पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और आज मैं अभी जो आपको जहां लेके जा रहा हूँ, ठीक है, अभी जहां लेके जा रहा हूँ, ये तो आप इतना मानो कि कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस का मतलब हार्डकोर एरिया है, ठीक है। मतलब इसके बिना जाने ऑफ दिस थिंग्स, मतलब विदाउट नोइंग दिस थिंग्स बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। सर क्या बात करते हो? हाँ सर, नहीं करना चाहिए, जो बात मैं अभी करने जा रहा हूँ। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऐसे तो इसका एक बेसिक डिस्कशंस मैंने इंट्रो 3-4 लेक्चर्स में पहले ही कराया, बट इसका आज थोड़ा डिटेलीकरण होगा, डिटेल्स होगा सर, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो मैं आपको कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करूंगा, ठीक है, फ्री कंसेंट के बारे में बात करूंगा, फ्री कंसेंट के बारे में बात करूंगा, और मैं आपके साथ बात करूंगा विटिएटिंग फ्री कॉन्सेंट, कॉन्सेंट कैसे होता है, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, और मोस्ट इंटरेस्टिंगली वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। सर वॉइड का मतलब होता है कैंसिल, एग्रीमेंट कैंसिल का क्या मतलब होता है? वॉइड, ठीक है। वॉइड एक्चुअली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है उसको वॉइड कहा जाता है। तो यही सब कॉन्सेप्ट है, अगला 1-2 दिन इसमें समय देंगे सर, और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस रहेगा। और फिर हम लोग आपके साथ ब्रिज के बारे में बात करेंगे। जैसे धोखा, ब्रिज क्या होता है? धोखा देना। बिजनेस में पहले हाँ बोल के बाद में ना बोलना, ठीक है। पहले लोगों को हाँ बोल के फिर बाद में ना बोल देना, जो बोलना है पहले बोलो, है ना। तो बिजनेस में ऐसा धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। तो उसी का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जिसके साथ धोखा होता है उसको कैसे रेमेडी दिया जाता है, ठीक है, उसके बारे में लॉ क्या कहता है, ये जानना पड़ेगा। तो अभी नहीं, अभी थोड़ा हम लोग परफॉर्मेंस और एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स में बात करेंगे, ठीक है सर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। लास्ट दिन कंसिडरेशन भी काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा था मैंने, ठीक है। तो चलो आज का न्यू डिस्कशन, अच्छा क्वेश्चन आंसर भी हर चैप्टर के नीचे आपको MCQ साथ में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दोनों मिलेगा, दोनों प्रैक्टिस करते रहिएगा सर, ठीक है। जिनके पास मैट अभी तक नहीं गया मैं उनको शेयर करूंगा, मुझे एक बार याद दिला देना, और जिन लोगों के पास है वो लोग पढ़ते रहे सर। सर अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये अदर एसेंशियल्स के अंदर क्या होता है जान लो, देख लो, समझ लो, ठीक है। वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, बी क्लियर अबाउट द लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग विद माइनर। धोखा बहुत खतरनाक चीज होता है सर। एक बार बंदा धोखा खा जाए ना, फिर पछताने के अलावा और कुछ नहीं होता। धोखा समझते हो? धोखा मतलब, अरे धोखा दे देते हैं ना लोग, ठीक है, मतलब कोई आपको क्या बोलो उल्लू बना देता है, ठीक है। अब माइनर लेवल में उल्लू बनाना बड़ा आसान होता है, और वो भी थोड़ा क्या बताऊं सर, एडोलेसेंस पीरियड। एडोलेसेंस पीरियड मतलब
14 से 18 के बीच का जो टाइम है ना, बड़ा खतरनाक टाइम है। इस एज में किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले 10 बार समझ लीजिएगा, ठीक है, कि भाई जिसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इसका एज कितना है, क्या ये माइनर तो नहीं है। क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अगर धोखा आपके साथ होता है, अगर कोई 14-18 ईयर्स के बंदा के साथ आप कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कोई डील करते हो, और बाद में माइनर आपको धोखा देता है, तो ये बहुत मुश्किल है कि माइनर को गलत साबित करना, ठीक है। बिकॉज माइनर हमेशा ना वो एडवांटेज ले लेता है सर, बेनिफिट का एडवांटेज ले लेता है, क्योंकि वो एज में कच्चा है। तो जो एज में पक्का है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पे जाता है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है सर। तो लॉ भी कुछ कहता है इसके बारे में, तो वही जानना है माइनर का क्या केस है। साथ में आपको ये भी जानना है, बी फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेंसस एडिडम। सर लैटिन वर्ड है, लॉ में बार बार आता है सर लैटिन। मैं आपको बोला था इसका कहानी, प्रीवियस लेक्चर सुनोगे ना फिर से आपको पता चलेगा कि ये लॉ में लैटिन का इतना यूज किया है, लैटिन या रोमन, ठीक है। बेसिकली यूरोपियन जो लॉ है, बेसिकली इंग्लिश लॉ जो है, हम लोगों का लॉ इंग्लिश लॉ से मतलब अट्रैक्ट होके बना है, इफेक्ट होके बना है। तो बिकॉज इतना दिन ब्रिटिश का कॉलोनी था भारत अप टू 1947, धीरे धीरे हम लोग ब्रिटिश कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। आई होप कि धीरे धीरे छोड़ देंगे, बट जो अच्छा है उसको लेके आगे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बिकॉज अल्टीमेटली ब्रिटिश पीरियड में भी जिनका दिमाग यूज करता था ब्रिटिश, वो हम लोग ही थे, ठीक है। भले ही ब्रिटिश सोचता था, बट ब्रिटिश के अल्टीमेटली जो चमचा थे, मतलब मेनली जो दिमाग ब्रिटिश को हेल्प करता था, वो सारा दिमाग इंडियंस ही होता था सर। सो कहने का मतलब है कि भले ही ब्रिटिश कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया है इंडिया में, बट इंडियंस ही उसको हेल्प किया। तो जो अच्छा है उसको लेके चल रहे हैं, जो खराब है उसको, काफी सारा खराब लॉ को छोड़ दिए, और धीरे धीरे अमेंडमेंट आ रहा है, सोशल रिफॉर्म आ रहा है, तो आएगा तो और रिफॉर्म आएगा, बिजनेस रिफॉर्म आएगा तो और रिफॉर्म आएगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर कंसेंसस एडिडम का क्या मतलब। सर कंसेंसस एडिडम का मतलब होता है जो दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है ना, दो पार्टी, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के बीच में होता है। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज बिटवीन टू पार्टी। अब टू पार्टी में ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ एक कंपनी है, दूसरी तरफ कोई इंडिविजुअल है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि दो पार्टी मतलब दो इंसान, ठीक है। यहाँ पर इंडिविजुअल मतलब पर्सन कहा जाता है, यहाँ पर इसको पर्सन कहा जाता है लीगल लैंग्वेज में। अगर आप लोग टैक्स पढ़ते हो, इनकम टैक्स, जीएसटी भी आप देखते होंगे या देखोगे कि वहां पर भी ये कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, कंपनी के साथ इंडिविजुअल का कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी के साथ पार्टनरशिप बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या बिजनेस में दो पार्टनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या दो क्या 10 पार्टनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी के अंदर भी शेयर होल्डर के साथ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज पार्टीज के बीच में होता है। ना क्वेश्चन इज दैट जब दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो दोनों जिस मैटर को लेके डील करता है ना, दोनों का मन सेम चीज में एग्री होना चाहिए। कंसेंसस एडिडम इंग्लिश के साथ देखो, थोड़ा सा आपको रोमन लैंग्वेज में मैचिंग दिखेगा, बिकॉज अल्टीमेटली इटली रोम से ही पूरा ब्रिटिश, क्या ब्रिटिश जर्मन, ये सब धीरे धीरे अपने आप को लास्ट 500,000 ईयर्स में डेवलप किया है। तो उनका जो मेन एरिया है, जैसे अगर आप एशिया को देखते हो, स्पेशली अगर आप अखंड भारत को देखते हो, लाइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इवन अगर आप इसमें भी चले जाते हो, ठीक है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वहां पर भी आपको ना एक कंट्री का इफेक्ट हर जगह में दिखेगा, दैट इज भारत, ठीक है। मतलब फ्रॉम इंडोनेशिया से लेके अफगानिस्तान तक, ठीक है, इवन और उधर अफगानिस्तान से मतलब कश्मीर से लेके नीचे एकदम श्रीलंका तक, आपको हर जगह में इंडियन कल्चर का कॉन्सेप्ट। इवन अगर आप चाइना जापान में भी जाते हो तो भारतीय कल्चर वहां पर भी आपको दिखेगा। और आपको पता ही है जापान बुद्धिस्ट नेशन है, सो चाइना भी काफी बुद्धिज्म फॉलो करता है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं था कि देखो भारत ने क्या किया, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। कौन क्या किया वो तो अलग बात है, बट मेरा कहने का मतलब जैसे रोमन इफेक्ट आपको यूरोप में दिखता है ना, ऐसा इंडियन इफेक्ट भी आपको पूरा एशिया में दिखता है। बिकॉज इंडिया नॉलेज हब हुआ करता था, जैसे एशिया का नॉलेज हब, ठीक है, इवन वर्ल्ड का भी, बट एशिया में भारत का नॉलेज एरिया पूरा वर्ल्ड में डेवलप किया है। वैसा ही यूरोप में रोमन एरिया का, जो इटली का एरिया का जो नॉलेज एरिया है, वो डेवलप किया है बाकी यूरोप में। इसीलिए इटली के लैंग्वेज को रोमन लैंग्वेज कहा जाता है, और रोमन लैंग्वेज का यूज आपको इंग्लिश लॉ में बार बार दिखेगा, और इंग्लिश लॉ में दिखता है इसीलिए इंडियन लॉ में भी दिखता है, और नॉट जस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब कोई भी लॉ पढ़ते जाओ,
आपको हर जगह में ना ये रोमन लैंग्वेज कंसेंसस एडिडम, सेम थिंग इन सेम सेंस, सेम थिंग इन सेम सेंस, मतलब दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर जैसे मानो मैं आपको बोल रहा हूं, मानो आप में से कोई किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करो बताओ, चलो नील, नील को मेरा आवाज आ रहा है? नील आवाज देना सर, जिसका भी मैं नाम ले रहा हूँ थोड़ा आवाज देना, नील या कोई भी, पंकज, हाँ ओके नील ठीक है चलो। तो मानो कि नील के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मानो कि मैं नील को बोल रहा हूँ नील मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल फोन है, क्या तुम मेरा मोबाइल फोन लेना चाहते हो? तो मैं नील को बोल रहा हूँ मोबाइल, पर नील इसको मोबाइल नहीं समझ रहा है, कुछ और समझ रहा है। से फॉर एग्जाम्पल वो मोबाइल को मोबिल समझ रहा है, मोबिल जो गाड़ी में डालते हैं सर, ठीक है, कि नील सोच रहे नहीं मेरे गाड़ी में मोबिल नहीं खत्म हो गया तो शायद सर मोबिल का बिजनेस करना चालू कर दिया, पढ़ाना छोड़ के मेरे को मोबिल बेचना चाहता है। मैं बोल रहा हूँ मोबाइल, नील सोच रहा है मोबिल, ये नहीं चलेगा सर, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर, नील सोच रहा है लैपटॉप, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। मतलब मैं बोल रहा हूँ काला घोड़ा, नील सोच रहा है लाल घोड़ा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ सफेद गाड़ी, नील सोच रहा है ब्लू गाड़ी, ठीक है। तो ऐसा डिफरेंट होता है, मतलब मानो कि मेरे पास दो गाड़ी है, मैं नील को बोल रहा हूँ नील मेरा गाड़ी में तुमको बेचना चाहता, तो मैं मेरे मन में मेरा मेरे 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 मन में विचार चल रहा है कि मैं नील को मेरा ब्लू कार बेचना चाहता, ठीक है, आई वॉन्ट टू सेल माई ब्लू कार टू नील, ठीक है, ये ऑफर मैं मन के अंदर रख के कर रहा हूँ, ठीक है। नील सोच रहा है, मतलब नील के साथ सर का डील रहा है, सर सोच रहा है कि सर ब्लू सोच रहा है, पर नील ब्लू नहीं, नील सोच रहा है सर का रेड कार मेरे को ज्यादा पसंद है। तो कहने का मतलब क्या है कि पार्टीज एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उनको हर एक चीज दोनों को एकदम इक्वली मैच होना चाहिए कि भाई अगला दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों सेम मैटर पे एग्री कर रहा है, सेम मैटर पे एग्री कर रहा है, इसीलिए बोला जा रहा है सर सेम थिंग इन सेम सेंस। एंड इसको लैटिन वर्ड में या रोमन वर्ड में कंसेंसस एडिडम कहा जाता है सर, ठीक है, इट्स अ वेरी पॉपुलर वर्ड सर, इट्स अ वेरी पॉपुलर वर्ड, ठीक है। तो आगे डिस्कस करेंगे सर, बहुत एग्जांपल आएगा। ट्राई टू ग्राफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ विटिएटिंग द फ्री कॉन्सेंट। सर कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ना फ्रीली होना चाहिए, जानते हो ना, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी ना जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, नहीं तुमको मानना ही पड़ेगा, ठीक है, तुमको मेरा बात क्यों नहीं मानोगे, मतलब मानो कि मैं, कोई किसी का पापा होता है तो अपने बच्चों पे थोड़ा जबरदस्ती करता है, नहीं मानना पड़ेगा, ठीक है। कोई डॉक्टर है तो अपने पेशेंट्स पे थोड़ा फोर्स करता है, कोई टीचर है तो अपने स्टूडेंट को फोर्स करता है, ठीक है। मतलब ऐसा होता है सर, हम लोग देखते हैं जो कोई भी डोमिनेटिंग पोजीशंस पे होते हैं, ठीक है, वो सामने वालों के ऊपर थोड़ा फोर्स क्रिएट करता है, ठीक है। अगर कोई पॉलिटिशियंस है तो अपने जनता पे थोड़ा फोर्स क्रिएट करता है, ऐसे तो उल्टा होना चाहिए। सर कौन ज्यादा पावरफुल, पॉलिटिशियंस की पब्लिक, मतलब एटलीस्ट इन डेमोक्रेसी, पॉलिटिशियन वर्सेस पॉपुलेशन, कौन पावरफुल है बोलो तो, एक्चुअल में कौन है और दिखता क्या है, मतलब हम लोग क्या बना के रखे हैं डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी में ऑलवेज पावरफुल पॉपुलेशन है, मतलब पब्लिक, बट हम लोग दिखता कुछ और है, हम लोग को लगता, हम लोग जो देखते हैं करंट सोसाइटी में इट इज पॉलिटिशियन पावरफुल है, बट इसी मतलब वो एक्चुअली पब्लिक वैसा है ना, ठीक है। बताया है कि राजा कैसा ना जनता जैसा, राजा का क्या गलती है, मतलब डेमोक्रेसी में राजा गलत है क्योंकि जनता गलत है, सीरियसली सर, ठीक है। अगर 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 प्रजा सही होगा ना डेमोक्रेसी में तो राजा भी सही बन जाएगा, डिपेंड करता है कि जनता जनार्दन क्या सोचता है, बट दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, थोड़ा मोरल बात हो गया, छोड़ो सर। मेरा कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट में भी फ्री कॉन्सेंट होना जरूरी है, बट जब जब फ्री कॉन्सेंट नहीं होता है, कॉन्सेंट मतलब, अरे बंगाली में हम लोग कॉन्सेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब आपका ओपिनियन, आपका मतामत, ठीक है, हिंदी में या बंगाली में सब क्या बोलते हैं, बंगाली में हम लोग बोलते हैं मतामत, मतलब आपका मर्जी, ठीक है, किसी के मर्जी के खिलाफ जाके कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ भी होगा मर्जी में रह के होगा, अगर मर्जी के बाहर हो जाए तो वो वॉइड हो सकता है या फिर वॉइडेबल हो सकता है, क्या हो सकता है, वॉइड हो सकता है या वॉइडेबल हो सकता है। वॉइडेबल मतलब थोड़ा चांस बचा रहेगा, ऐसे सिचुएशंस को वॉइडेबल कहते हैं, मतलब हो सकता है कि अभी जबरदस्ती है पर बाद में समझ में आ जाए या समथिंग लाइक दैट, बट वॉइड मतलब जो एकदम कैंसिल हो जाता है, ठीक है, एकदम कैंसिल। तो ये सब बात समझना होगा सर, फ्री कॉन्सेंट के अंदर बात करेंगे कि फ्री कॉन्सेंट के खिलाफ क्या क्या हो सकता है, आपके मर्जी के खिलाफ, आपके ओपिनियन के खिलाफ, आपके कंसेंट के खिलाफ,
ठीक है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। एंड पर्टिकुलरली टू डिस्टिंग्विश अमंग फ्रॉड, आपको ये भी जानना है कि आपके साथ धोखा कब हो रहा है, आपके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन कब हो रहा है। मिसरिप्रेजेंटेशन अलग होता है, फ्रॉड अलग होता है, एंड मिस्टेक अलग होता है। ध्यान से सुनना सर, मिस्टेक अलग होता है, फ्रॉड अलग होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन अलग होता है। मतलब इट्स लाइक जैसे मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने रखूं, खरीदने गए सोना, ठीक है, खरीदने गए गोल्ड, लेके आ गए गोल्ड प्लेटेड। हाँ सर, बात समझना सर, जैसे मेरे जैसा इंसान, उतना मेरे को ना सोना का पहचान कम है थोड़ा, ठीक है, उतना बचपन से मेरे को ना उतना शौक नहीं था कभी भी सोना का चीज पहनने का या देखने का। मतलब ये मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, मतलब एक जेन्युइन बात कर रहा हूँ कि मेरे को सीरियसली गोल्ड का नॉलेज नहीं है। मतलब अगर कोई मुझे गोल्ड प्लेटेड दिखा के गोल्ड, मतलब गोल्ड गोल्ड बता के गोल्ड प्लेटेड बेच देगा ना, तो मैं तो काम से गया, मतलब दाम पे गोल्ड का दूंगा और लेके आऊंगा घर गोल्ड प्लेटेड। आई डोंट नो आप लोगों का नॉलेज है सर गोल्ड का, मतलब क्या आपको गोल्ड दिखाने से या हाथ में देने से आप समझ जाओगे? टेल मी, क्या आप सबको गोल्ड का नॉलेज है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ सर। या फिर सिल्वर, सिल्वर का नॉलेज है आप लोगों को कि सिल्वर अगर आपके सामने हाथ में सिल्वर दिया जाए तो आप देख के समझ जाओगे कि भाई ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, या सिल्वर प्लेटेड है, नहीं है, या सिल्वर ओरिजिनल सिल्वर है, देख के समझ जाओगे आप लोग। हो सकता है आप में से किसी किसी को समझ आ जाए। अच्छा, नॉलेज होना चाहिए, हर चीज में नॉलेज होना चाहिए। मतलब मैं ऐसे ही एक जनरली बताया कि जैसे मेरा नॉलेज थोड़ा कम है, तो मैं थोड़ा सा मुश्किल में पढ़ सकता हूँ। थोड़ा क्यों, मुझे तो कभी कभी लगता है ज्यादा ही मुश्किल में पड़ जाऊंगा, क्योंकि नॉलेज लैग है मेरा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, अब देखो अगला का नॉलेज लैग है, तो क्या कोई उसको ठग लेगा? हाँ, अगला का नॉलेज कम है तो कोई उसको ठग लेगा, मतलब कोई उसके साथ चीटिंग कर लेगा क्या? हाँ, दैट्स अ बिग क्वेश्चन, दैट्स अ बिग क्वेश्चन, क्या उसके साथ चीटिंग कर लेगा क्या? ठीक है। अब वही बात है सर, मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कि कोई आपको गोल्ड बता के गोल्ड प्लेटेड सेल कर रहा है, ठीक है, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन, ऐसा और भी हजारों एग्जांपल हो सकता है, आपको उसके बारे में बात कराऊंगा। मिस्टेक, गलती से कुछ गलती हो गया, ठीक है, गलती से गलती की, ठीक है, अब गलती होने से क्या करना पड़ेगा, उसका भी हिसाब बताया है बिजनेस लॉ ने। अंडरस्टैंड द सर्कमस्टेंसेस व्हेन ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बेसिस में आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एंड कंसिडरेशन बिकम अनलॉफुल, मतलब अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो और कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव भी गलत है, मतलब जिस पर्टिकुलर, जिसको हम लोग बंगाली में क्या बोलते हैं सर, उद्देश्य, ठीक है, मतलब आप जिस पर्टिकुलर उद्देश्य लेके, मतलब उद्देश्य बंगाली में उद्देश्य बोलते हैं, इट्स लाइक थोड़ा सा ज्यादा संस्कृत टाइप लग गया, लेकिन बात समझे कि जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो वो इलीगल है, अनलॉफुल है, ठीक है, और उसके बदले जो आप कंसिडरेशन ले रहे हो वो भी अगर अनलॉफुल है। जैसे मानो ये जो खिदिरपुर वाला जो स्कैंडल है, ये रिसेंट जो बंगाल में चल रहा है, खिदिरपुर के एक बिजनेसमैन के लड़के के घर से, नहीं, बिजनेसमैन के घर से 18 करोड़ का कैश निकला। तो उन्होंने गेम बनाया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, गेमिंग ऐप बनाना अभी भी कोई अनलॉफुल काम तो है नहीं, है ना, लेकिन गेमिंग ऐप के थ्रू से लोगों को लूटना, मतलब ये अनलॉफुल है, मतलब उसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, उसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। कंसिडरेशन, गेम खेल रहा है, पेमेंट पैसा दे रहा है, ये अभी भी हमारे देश में लीगल है सर, ठीक है, गेम खेलने के लिए पैसा देना, फिर बदले में पैसा कमाना, पबजी खेलना, पबजी बैन कर दिया था, अभी भी पबजी बैन है क्या? हाँ सर, मुझे नहीं पता, किसी को पता है? फ्री फायर ये सब क्या बैन है या चलता है, लीगल है? बीच में बैन किया था, कि अभी भी पबजी, फ्री फायर ये सब इजीली अवेलेबल है सर? अरे बोलो ना आप सर लोग, फ्री जब फायर আছে পাবজি নেই। फ्री फायर अच्छे पबजी नहीं, कितना दुख के साथ बता रहे हैं। आप लोग सब कोई पबजी में बड़ा खेलते हो क्या? हाँ, पबजी खेलते थे आप लोग क्या रे? नहीं खेलते थे? चलो कोई बात नहीं। पबजी, इसका मतलब अगर पबजी कोई खेलेगा मतलब वो बैन है, मतलब क्या आप नहीं खेल सकते? अच्छा, अंडरस्टैंड द सर्कमस्टेंसेस व्हेन ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन बिकम अनलॉफुल, बी अवेयर ऑफ द एग्रीमेंट्स अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। ध्यान से सुनना, अनदर पॉइंट, अब ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते किसी के साथ भी अपने देश के अंदर जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, मतलब पब्लिक के अगेंस्ट में जाके कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते आप, ठीक है, जो पब्लिक को धोखा हो जाए।
मतलब आपका एग्रीमेंट अगर पब्लिक को प्रॉब्लम में डाल दे तो वो एग्रीमेंट कोई एग्रीमेंट नहीं है सर, वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो जाएगा ना, वॉइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे मानो कि ये रिसेंटली जैसे एक बड़ा केस हुआ, एक बहुत बड़ा केस हुआ जो आपका, अरे नोएडा में हुआ ना, एक ट्विन टावर्स को पूरा डिस्ट्रॉय किया गया, बम से बारूद से एकदम उड़ाया गया, खबर नहीं देखा? हाँ, वहां पर जो प्रोमोटर थे, जो बिल्डर थे, उसने बोला था कि हम बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग बना रहे हैं, साथ में आपको पार्क व्यू देंगे, बदले में पैसा भी लिया कि पार्क व्यू देने के लिए पैसा लिया, एक्स्ट्रा 70-80,000 लिया ताकि व्यू बंद ना हो। फिर कुछ दिन बाद जो गार्डन था, वो गार्डन को बंद करके गड्ढा खोदा गया और उस गार्डन के ऊपर और भी 2 ट्विन टावर्स बना दिया गया, ठीक है, जिसको बाद में अभी रिसेंटली डिस्ट्रॉय किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको डिस्ट्रॉय करने का ये दिया, ठीक है। तो ये नोएडा का केस था। तो कहने का मतलब है कि कोई भी बिजनेसमैन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जो बेसिकली पब्लिक के अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो जाए, ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट मैटर है, जैसे मानो कि भारत के साथ किसी कारण से चाइना का वार चल रहा है, या पाकिस्तान के साथ भारत का वार चल रहा है, या फिर किसी भी कारण से हम लोग एनिमी टाइप के हालत में हैं, ठीक है, ऐसा हम लोगों को पता ही है कि चाइना और पाकिस्तान थोड़ा सा हम लोगों के साथ प्रॉब्लम में रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान अगर भारत के पीछे लगता है तो आप फिर भी पाकिस्तानी के साथ बिजनेस डील कर रहे हो, ये थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट किसी कारण से बोल के रखा कि अभी पाकिस्तान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, और फिर भी आप करते हो, इसका मतलब आप अंदर ही अंदर में देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ भी करो भाई, देश के साथ गद्दारी नहीं करो, है ना। देश के साथ गद्दारी मतलब वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो ऐसा वेरियस काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट हो सकता है, जो एग्रीमेंट कोई बोलेगा नहीं मेरा इच्छा है मैं किसके साथ बिजनेस करूं, हाँ, बहुत लोग आजकल ना बड़ा फ्रीडम का बात करता है कि नहीं हम कैसे बात करेंगे ये भी पूछना पड़ेगा, एक्सप्रेस करने का भी मौका नहीं है। अरे भाई क्या एक्सप्रेस कर रहे हो, कहाँ एक्सप्रेस कर रहे हो, देश के हित में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत सारा मैटर काम करता है। न्यूज चैनल वाले अपने हिसाब से न्यूज दिखा देता है, टीआरपी के कारण उनका भी बिजनेस है, लेकिन बात न्यूज चैनल से कुछ सीखना नहीं है सर, न्यूज चैनल से खबर देखना, ठीक है, लेकिन वो लोग जो स्टोरी बनाता है ना उससे बच के रहना सर, ठीक है। अच्छा देखो, स्टोरी बनाता रहता है ना, इसीलिए तो हम लोग एकदम ऐसा ऐसा मतलब जैसे हाँ फाड़ के देखते रहते हैं, हाँ, क्या हो गया, अरे भाई ठीक है, देखो खबर देख लिया हो गया, केसेस बनता रहता है देश के अंदर। देखो सर, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री consent, lawful consideration and object and not expressly declared void। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेजर का कॉन्सेप्ट समझना है, साउंड माइंड के बारे में बताना है, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड के बारे में बताना है। फ्री कॉन्सेंट के अंदर भी बात करेंगे, ठीक है, मतलब मैं आपको बोला ना कि आपके साथ आपके मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकता, ठीक है। आपके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या आप किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना तो आपके साथ कोई कर सकता है और ना ही आप किसी के साथ कर सकते हो, ना मैं मेरे साथ कोई कर सकता है और ना तो मैं किसी के साथ कर सकता हूं, क्या मेरे कंसेंट के बिना, मेरा फ्री कंसेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता। नॉट कॉज्ड बाय coercion, not caused by undue influence, not caused by fraud, not caused by misrepresentation, not caused by mistake, नहीं हो सकता। इवन माँ बाप भी अपने बेटी का शादी या बेटा का शादी उसके मर्जी के बिना नहीं करवा सकता, ऐसा नहीं। माँ बाप क्या समझता है, कभी कभी आप देखना समाज में हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे आज ही एक खबर मिला मुझे किसी के फैमिली से, मिदनापुर का एक मैंने देख रहा था, बेटी जो है वो लड़की जो है वो स्कूल में पढ़ता है, 9 में पढ़ता है, उसको ले जाके जबरदस्ती शादी करा दिया उसका पापा ने, और माँ पापा मिलके शादी कराया। फिर बाद में लोकल स्कूल के जो अभी ममता दीदी का गवर्नमेंट की तरफ से कन्याश्री का एक ये चलता है ना, जो लोग मतलब लड़की लोगों के लिए पढ़ाई के लिए कुछ पेमेंट वगैरह किया जाता है, तो फिर बाद में उस वहां से पॉलिटिकली मैटर को देखा गया, तो उस लड़की का शादी भी नहीं हुआ और उसका पढ़ाई हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि चलो कम से कम कन्याश्री के कारण जो ग्रुप है, जो सरकार की तरफ से जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन से कम बच्चे के पढ़ाई के लिए, है ना, उसको शादी से बचाया, इट्स अ वेरी गुड एफर्ट सर, ऐसा एफर्ट होना चाहिए, ठीक है, तभी तो तभी रियल सोशल डेवलपमेंट होता है, इट्स अ वेरी गुड एफर्ट। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये जो
पेरेंट जो कर रहा था, उसने उसको क्या लगा, मेरा बेटी मैं कुछ भी करूं? नहीं। पहला बात तो माँ बाप से बच्चे का जन्म होता है, थोड़ा सा आप लोगों को फिलोसॉफिकल या स्पिरिचुअलिस्टिक लगेगा, माँ बाप से बच्चे का जन्म होता है, बच्चा भी माँ बाप का ही होता है, पर फिर भी वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। बात को समझना, ये लॉ है। कंपनी आपका है बट फिर भी कंपनी आपका नहीं है, बिकॉज वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। आप नहीं बनाया कंपनी को, फिर भी कंपनी पे आपका पूरा अधिकार नहीं चलता है ना। वैसा ही बच्चे को भी माँ बाप नहीं बनाया, फिर भी माँ बाप का बच्चे पे पूरा अधिकार नहीं होता है। वो खुद भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और इस मैटर का रेस्पेक्ट होना चाहिए सर, है ना। देखो कितना अच्छा है ना। एक ने माँ बाप ने, बच्चे को माँ बाप ने बनाया, कंपनी को लॉ ने बनाया। ठीक है, अब कंपनी लॉ ने बनाया मतलब कहने का मतलब है कंपनी तो एंटरप्रेन्योर नहीं बनाया, बट एंटरप्रेन्योर तभी बना पाया क्योंकि लॉ उसको उसका इजाजत दिया, परमिशन दिया, अदरवाइज नहीं कर सकता, है ना। तो वैसा ही बच्चे बच्चे को भी माँ बाप ने पाला, माँ बाप ने जन्म दिया, बट फिर भी हर बात में अधिकार नहीं दिखा सकता, उसका भी कोई स्टैंड पॉइंट होना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली वो भी रीजनेबल, है ना, उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट में नहीं, है ना, रीजनेबल होना चाहिए। हर चीज में रीजनेबल, अब रीजनेबिलिटी का कोई डेफिनेशन नहीं होता, ठीक है। रीजनेबल एज पर सिचुएशन, एज पर सोशल कॉन्सेप्ट, वो डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। कहने का मतलब एकदम सिंपल है कि फ्री कंसेंट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसा फ्री कंसेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करेंगे सर, एंड लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। और ये बड़ा ही बेसिक बिजनेस लेवल एंड बेसिक कॉन्ट्रैक्ट लेवल डिस्कशंस है, जो बहुत जानना जरूरी है सर। तो चलो सर, आप लोगों को बैकग्राउंड काफी क्लियर हो गया, अब बैकग्राउंड के अंदर चले। इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस दैट एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कैसे बनता है सर, बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस में बनता है एग्रीमेंट, है ना सर। बोलो, मैंने आपको कुछ ऑफर किया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरा ऑफर अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप और मेरे बीच में एग्रीमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा। मानो कि मेरा घर है, आप मेरे घर में रेंट पे रहना चाहते हो, मैंने आपको बोला कि मेरा घर है, क्या आप मेरे घर पे रेंट पे रहोगे। ध्यान से सुनना बात, ठीक है। मेरा घर है, मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी है। आजकल मैं टैक्स के क्लास में हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे याद आ गया, जो लोग टैक्स पढ़ता है उनके लिए। हाउस, मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी है, उस हाउस प्रॉपर्टी, मानो ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी बन गया, ठीक है। ये हाउस प्रॉपर्टी में मैं रेंट पे देना चाहता, तो अगर इस घर को मैं रेंट पे देना चाहता, मैंने आपको ऑफर किया, आप में से किसी को भी, कि क्या आप में से कोई भी मेरे घर पे रहना चाहते हो। तो सर फ्री में रखोगे क्या, अरे नहीं, फ्री में दुनिया में कुछ नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। फ्री में कुछ नहीं होना चाहिए, बदले में कुछ तो हमेशा होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि मैंने आपको जैसे बोला, तो मैंने बोला कि मेरा घर मैं आपको 10,000 पर मंथ के हिसाब से भाड़ा देना चाहता हूँ। अरे कोलकाता मेरे बाबा, कितना स्क्वायर फीट, मानो 700 स्क्वायर फीट, ठीक है। मेरा 700 स्क्वायर फीट का घर है, और मैंने बोला कि 10,000 पर मंथ का रेंट पे मैं ये घर आपको देना चाहूंगा, क्या आप रहना चाहेंगे। आपको घर का जरूरत होगा तो आप रहना जरूर चाहेंगे, आपको भाड़ा भी सही लगेगा तो आप रहना चाहोगे, है ना। मतलब जितना स्क्वायर फीट एरिया मैं आपको दे रहा हूँ, उतना स्क्वायर फीट का अगर आपको रीजनेबल लगेगा, एज पर एरिया, एज पर फैसिलिटीज, सब कुछ रीजनेबल होना चाहिए। एक 700 स्क्वायर फीट घर अगर आप सॉल्ट लेक में लेना चाहोगे, ठीक है, सॉल्ट लेक में भाड़ा लेना चाहोगे तो 10,000 में नहीं मिलेगा, या न्यू टाउन में लेने जाओगे तो 10,000 में नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास रेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर आप केष्टपुर पे लेना चाहोगे, बागुयाटी में लेना चाहोगे, ठीक है, तो कम में हो जाएगा, लाइक 10,000 9,000 में आ सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है, वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो कहने का मतलब है रीजनेबल होगा तो आप एक्सेप्ट करोगे, रीजनेबल होगा तो एक्सेप्ट करोगे, अगर रीजनेबल नहीं होगा तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो जैसे ही आपने मेरे घर पे रहने का ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, मेरे साथ आपका क्या बन गया, सिंपल एग्रीमेंट बन गया। तो हम लोग क्या बात करेंगे, चलो एक रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, है ना, एक रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं। सर रेंट एग्रीमेंट वैलिड है क्या, हाँ सर एग्रीमेंट वैलिड है, लेकिन सर अगर कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो, लाइक मानो कि मैंने रेंट नहीं दी, मतलब आपने मेरे घर पे आपको मैंने रेंट दिया, बट आपने मेरा रेंट मार लिया, मतलब भाड़ा नहीं दिया, ठीक है, भाड़ा ना दे के चले गए, तो क्या मैं केस कर सकता हूँ आपके अगेंस्ट में, कोर्ट में केस कर सकता हूँ, शू कर सकता हूँ आपके अगेंस्ट में। तो इसके लिए हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए,
और कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? जब इस एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल बाय लॉ किया जाए। अब एनफोर्सेबल बाय लॉ कैसे बनेगा? एनफोर्सेबल बाय लॉ, बड़ा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा हूं जो हम लोग नॉर्मल देखते हैं। एनफोर्सेबल बाय लॉ कैसे होगा? अब ये जो एग्रीमेंट था ना, इस एग्रीमेंट को नोटरी करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के घर में एक ड्यूटी जमा करना पड़ेगा, ठीक है। ड्यूटी जमा करके अगर एग्रीमेंट पेपर को आप नोटरी बना लोगे ना, ऐसे देखने में होता है, देखा कभी आप लोगों ने? नोटरी एग्रीमेंट कोर्ट में जाके करवाना पड़ता है, बेसिकली लॉयर लोग करा देता है। ये देखो, नोटरी का क्या मतलब? ए पर्सन ऑथराइज्ड टू परफॉर्म सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज स्पेशली टू ड्रॉ अप और सर्टिफाई कॉन्ट्रैक्ट डीड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर यूज इन अदर जुरिस्डिक्शन। हर एरिया का अपना अपना होता है नोटरी एग्रीमेंट। तो जस्ट मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं, ऐसे होता है ना, ये देखो एग्रीमेंट नोटरी कॉपी, ठीक है। ये देखो इस तरह का नोटरी क्या रहता है, लॉयर जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट लॉयर, इस तरह का जो लॉयर होते हैं वो लोग ज्यादातर केस में ये सब काम करते हैं, ठीक है। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, ये देखो एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन, मतलब लाइसेंसर लाइसेंसी, इस तरह का एग्रीमेंट कभी देखोगे ना, देखिएगा ये सब चीजें, देखना चाहिए। ये देखिए रेंटल एग्रीमेंट, ठीक है, नोटरी करके रखा है। तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब अगर फ्यूचर में कोई किसी के साथ भी धोखा करता है, चाहे मानो जिसने रेंट लिया वो भी धोखा कर सकता है, जिसने रेंट दिया वो भी धोखा कर सकता है। कैसे? वो बोलेगा नहीं मैं आपको नहीं रखना चाहता, आपको मैं घर से बाहर करना चाहता हूँ, ठीक है, कर सकता है, ठीक है। तो उस केस में उसके पास भी राइट होगा कि भाई मेरे पास 11 मंथ्स का एग्रीमेंट है, वो भी नोटरी किया हुआ है, गवर्नमेंट के घर में स्टैंप ड्यूटी भी जमा किया, तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो। नॉर्मल एग्रीमेंट में भी केस बन सकता है, बट केस का वैलिडिटी को प्रूव करने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए नोटरी करने में वो पूरा एकदम वैलिड बन जाता है। लेकिन नॉर्मल एग्रीमेंट भी एकदम ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है, उसमें भी काम बनता है। बट नॉर्मल एग्रीमेंट आपके और मेरे बीच में सेटलमेंट है, ठीक है। अगर कोई मतलब विटनेस था तो हेल्प करता है, बट नोटरी करने से ये पूरा केस मतलब क्लियर हो जाता है। तो ये कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, एक बेसिक रेंटल लेवल में। ऐसा हर बिजनेस में, हर चीज में ऐसा कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूं सर, Section 10 of the Indian Contract Act 1872 provides that an agreement in order to be a contract must satisfy the following condition। अगर कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदलना चाहता है, सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बताता है? द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब एलिजिबल। कॉम्पिटेंट का मतलब एलिजिबल, ठीक है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है। कॉम्पिटेंट मतलब आप लायक भी बोल सकते हो, ठीक है, लायक समझते हो ना, ठीक है। जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं योग्य, ठीक है, बंगाली में क्या बोलेंगे, बंगाली या शुद्ध हिंदी में भी बोलते हैं योग्य, ठीक है, मतलब इस काम के लिए एकदम परफेक्ट है, योग्य पर्सन है, ठीक है। मतलब संस्कृत में से बोलते हैं, ठीक है, संस्कृत प्रोनाउंसिएशन करते करते हालत खराब हो जाता है कभी कभी मेरा, छोड़ो सर। तो द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इट मस्ट बी मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। और जो भी दोनों के पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उनके बीच में फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब मार दंगा करके नहीं रे बाबा, किसी को थप्पड़ लगाना है एकदम बंदूक के नोक के नीचे, भाई रहना है तो वहीं पर रहना होगा, नहीं तो उड़ा देंगे, हाँ जला देंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। मतलब बंदूक के नोक के नीचे रख के ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। डंडा दिखा के, पॉलिटिकल धमकी दिखा के, है ना, जैसे दुर्गा पूजा का चांदा लाने आया, मांगने आया था सर, ऐसे बंगाल में बड़ा ये सब होता है हम लोगों के यहाँ पर। तो दुर्गा पूजा का चांदा लेने आया, तो मैंने दुर्गा पूजा कमेटी को बोला मैं आज तक नहीं गया, ठीक है, मैं जिस पाड़ा में अभी रहता हूँ, ठीक है, इस पाड़ा में ही मैं कभी भी वहां पर नहीं गया, क्योंकि मैं यहाँ पे बचपन से बड़ा नहीं हुआ, तो नो डाउट कोई ऐसा दोस्त यार तो है नहीं। ना कॉन्सेप्ट इज दैट कि जब मैं पूजा में जाता नहीं, तो मैं तो पहले पहले सोचता था मैं जाता नहीं तो चांदा क्यों दूं, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, ये तो हर जगह का एक नियम है कि जो एरिया में रहेगा उनको पूजा होता है तो चांदा देना चाहिए। तो मैं भी लास्ट 7 साल से देते आ रहा हूँ, तो मैं कभी भी कम चांदा नहीं देता, मतलब नॉर्मल एक रीजनेबल जो चांदा एरिया के हिसाब से होना चाहिए मैं देता हूँ। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई चांदा लोग अपने मर्जी से देगा, आप अपना डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। इस बार थोड़ा सा झगड़ा हो गया, बोला चांदा, बोले दादा ठीक है 501 चांदा बोल काटिएगा, ठीक है, चांदा चांदा का स्लिप दे रहे मुझे, तो मैं बोला कि दादा 501 करिएगा, ठीक है, मैं डायरेक्टली खुद ही बोला, मुझे नहीं पता था कि वो लोग कितना बोलेगा। लास्ट बार जब कोरोना पीरियड था, प्रॉब्लम था, तो मैं बोला दादा 350, 300 नहीं 301 कीजिएगा, मैंने लास्ट बार बोला था। इस बार मैं बोला नहीं ठीक है 501 कीजिएगा, वो लोग बोल रहे हैं नहीं 701 चांदा है,
700 টাকা। আমি बोली नहीं 700 नहीं 500। तो बोलते हैं कि नहीं देना पड़ेगा। मैं बोली जबरदस्ती। मैंने पूछा, बोलता है कि नहीं जबरदस्ती नहीं, ये तो हम लोगों का एक नियम है उसके हिसाब से। तो मैं बोला देखिए चांदा तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एक रीजनेबल चांदा सबको ही अपने मर्जी से जरूर देगा, देना भी चाहिए, पूजा होगा क्यों नहीं चांदा देगा, लेकिन लोग अपने मर्जी से देगा ना चांदा। लेकिन क्या है ना, आजकल सबको ही ना एक, मैं इस पार्टी में हूँ, मैं उस पार्टी में हूँ, मेरा दादा उसमें है, मेरा काका उसमें है, ठीक है चांदा तो देना पड़ेगा, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है चलिए, ज्यादा चिल्ला रहा था, मैं बोले चलिए काउंसिलर ऑफिस के सामने ही बात होगा, ठीक है, कि मैं 501 बोला आप 701 बोल रहे हैं और आप मेरे को फोर्स कर रहे हैं। फिर चुप हो गया। फिर बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, ऐसे मेरा कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, अगर काउंसिलर ऑफिस के सामने भी जाके मेरे को 2-4 थप्पड़ लगा देता मेरा तो चला जाता सर। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि ऐसा तो नहीं ना, अगर वो लोग 700 की जगह अगर 1000 बोलता तो क्या मैं 1000 का चांदा दे देता? और एक पूजा नहीं, ऐसा बहुत सारा पूजा आता है, ठीक है, हर कोई कुछ ना कुछ चांदा मांगता है, तो बंदा अपने हिसाब से एक रीजनेबल चांदा बोलेगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि इतना देना पड़ेगा, एकदम दादागिरी हर चीज में। यही एक ना स्टेट का कल्चर को खराब करता है। अगर मेरा पूछो, मैं तो बोलता हूँ कि चांदा लो ही मत, पूजा करना है तो पूजा के लिए चांदा किस चीज का है? ये कल्चर कभी नहीं था हम लोगों के देश में। पूजा लोग अपने भक्ति से करता है, उसमें क्या चांदा? ये तो पूजा के नाम पे लोग सिर्फ मस्तीबाजी करने के लिए। मेरा मेरा पर्सनल मानना है सर, आई डोंट नो किसका क्या परसेप्शन है, मेरे हिसाब से चांदा भक्ति से होता है, और चांदा लोग अपने मर्जी से जाके, और वहां पूजा में क्या होना चाहिए, लोगों को मतलब गरीबों को खाना बांटना चाहिए, लोगों के अंदर जिसको हम लोग बंगाली में अन्नकूट बोलते हैं, ठीक है, मतलब भजन, मतलब लोगों को खिलाना चाहिए, और वहां पर लोग जाके ना अच्छा काम करेगा ना, लोग जाके ऐसे ही कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन कोलकाता में क्या होता है दुर्गा पूजा में, ये सब कहाँ पर होता है देखना पड़ेगा, देखा के मतलब सब सब फैशन शो होता है जैसा, ठीक है। तो मेरे को तो ना प्रॉब्लम है, मतलब आप फैशन करोगे उसका पैसा मैं क्यों दूं? अगर कोई अच्छा काम करोगे 500 की जगह अगर 1000 भी देना पड़ता है ना, तो देखे ना एक अच्छा लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर इतना लोगों को खाना खिलाया जाएगा, गरीबों को वस्त्र दान किया जाएगा, कंबल दिया जाएगा, तो उसमें चांदा देने में भी ना एक भक्ति आता है कि भाई ये काम सही है, इसमें देना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना है। तो ये कुछ भी करेगा, ये अपना अपने ही बीच में खाना खाएगा, उसका पैसा दो। एक दिन बिरयानी, यहाँ पर अब लिस्ट होता है, सप्तमी में बिरयानी होगा, अष्टमी के दिन आलू दम होगा, हाँ लुची होगा, उसका लिस्ट के लिए सबको चांदा देना है, कोई खाने जाए ना जाए वो भी चांदा देगा। ये मैं एक नॉर्मल बात कहा सर, आप बात को समझे, ठीक है। और पॉलिटिकल बैकिंग लेके दादागिरी मारता है, ठीक है, मेरा ये टीएमसी में है, मेरा वो बीजेपी में है, मतलब आप समझ रहे हो ना। ये तो एक सोशल छोटा छोटा मैटर है, लेकिन लोगों का ना ये मतलब लगा रहता है, ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट इट मस्ट बी मेड बाय फ्री कॉन्सेंट ऑफ द पार्टी। अरे बाबा पूजा हम लोग भी करते हैं, मेरे भी नेटिव में पूजा होता है, हम लोग भी चांदा कलेक्ट करते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा नहीं कि जबरदस्ती ये पूजा होगा, घर घर में जाके हम लोग भी कलेक्ट करके लाते हैं, क्योंकि लोगों को खाना खिलाया जाता है, कुछ लोग गरीबों को वस्त्र दिया जाता है, ये होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बेकार का कॉन्सेप्ट में जब कुछ होता है ना, तो थोड़ा सा दिमाग ही खराब होता है। तो इट मस्ट बी मेड बाई फ्री कॉन्सेंट, मतलब फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, किसी के साथ कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे एक छोटा सा एक पूजा का, दुर्गा पूजा के लिए चांदा ही क्यों ना हो, फ्री कॉन्सेंट में होना चाहिए, ठीक है। इट मस्ट बी मेड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो कुछ भी, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो या छोटा मैटर हो, कंसिडरेशन लॉफुल, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल। इट शुड नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड बाय लॉ, और जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए बोला जा रहा है वो डिक्लेयर्ड बाय वॉइड नहीं होना चाहिए, है ना। इट शुड नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड बाय लॉ, मतलब लॉ पहले से उस पर्टिकुलर जो एग्रीमेंट है या पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल नहीं करके रखा है। आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है सर ऐसा क्या हो सकता है, पहले से करके रखा है, आगे बताता हूँ सर। देखो, अब सेक्शन वाइज बात करना है सर, ध्यान से सुनते रहना, और कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, बीच बीच में मैं ऐसे ही पूछता रहता हूँ। अच्छा ऐसे समझ में आ रहा है? टेल मी सर, समझ में आ रहा है? हाँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये मेरा कंसिडरेशन है, बताइए। यस सर। ओके सर। सर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग क्या है? सर कैपेसिटी रेफर्स टू द कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उनके, उनका मैं बोला ना आपको, लायक, लायक मतलब समझे ना, है ना, जोग्गो। It is one of the essential elements of a valid contract. Now, who is a competent person?
इसके बारे में बिजनेस लॉ सेक्शन 11 में बताता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कि एवरी पर्सन, हर कोई कॉम्पिटेंट है टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी, जिसने मेजोरिटी अटेंड कर लिया, मतलब 18 प्लस। अगर आपका एज 18 प्लस है, इंडिया में ही लॉ चलता है सर, तो आप मेजर हो अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, मतलब जिस पर्टिकुलर एरिया में या देश में वो रहता है, जैसे हमारे देश में हमारा लॉ चलता है, विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड। साउंड मतलब है, मतलब पागल नहीं होना चाहिए, दीवाना, दीवाना बात वर्ड तो अलग होता है सर, ठीक है, मतलब आप समझे, आप पागल नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड मतलब आप एकदम ठोसो आवाज में होना चाहिए, ठीक है। साउंड माइंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू व्हिच ही इज सब्जेक्ट, मतलब आपको कहीं पर भी लॉ में ये नहीं कहा गया कि भाई ये बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जैसे अगर आप एक बैंकरप्टेड इंसान हो, अगर आप एक बैंकरप्टेड समझते हो ना, अरे दिवालिया है ना, दिवालिया समझते हो ना, बंगाली में भी हम लोग बोलते हैं देवलिया, या फिर मतलब जो अपने इतना ऋण लिया है, ऋण समझते हो, लोन, इतना ज्यादा लोन ले लिया कि लोन रिपे नहीं कर पाया और कोर्ट ने उसको दिवालिया बंदा डिक्लेयर कर दिया है। दिवालिया बंदा या बैंकरप्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। कोर्ट क्या करता है, किसी बंदे को जब डिक्लेयर करता है कि ये दिवालिया इंसान है, तो न्यूज़पेपर में छपवाता है सर, न्यूज़पेपर है उसको छपवाता है और उसको पूरा स्प्रेड करता है कि भाई दिस पर्सन, ये वाला बंदा जो है ये बैंकरप्टेड है, इनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कीजिएगा। क्योंकि अगर फिर भी अगर कोई बैंकरप्टेड इंसान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या हो जाएगा, बाद में अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा, हाँ, तो फिर वो कोर्ट में जाएगा। ये प्रॉब्लम है ना सर। तो बेसिकली आप साउंड माइंड का होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, और कोर्ट ने पहले से आपको कोई मतलब आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, ठीक है, कोर्ट ने आपको पहले से डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। जैसे मानो कि विजय माल्या, ये एक बैंकरप्टेड बंदा है, विजय माल्या बैंकरप्टेड बंदा है, इसने, है ना, फ्लैम्बॉयंट एटीट्यूड है इसका ऐसा, मतलब लेकिन क्या किया इसने सर, किंगफिशर एयरलाइंस का ओनर था, है ना, इसने क्या गड़बड़ किया, इसने पैसा मार के चला गया, भागा, इंडिया छोड़ के, इंडिया छोड़ के भाग गया। 30,000 करोड़ का लोन लिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अपने बिजनेस के लिए। अब इसका डिटेल्स हिस्ट्री पढ़ाऊंगे आपको अभी बैठे बैठे, बहुत सारा इसके ऊपर ये है सर, मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है इसके ऊपर, 1.1 बिलियन का लोन डिफॉल्ट का केस है, 1.1 बिलियन यूएस डॉलर का लोन डिफॉल्ट का भी इसके ऊपर चार्ज है। बहुत सारा घोटाला किया, अब देख सकते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, अब ऐसे ऐसे बंदा के साथ अगर कोई किसी भी तरह का डील करेगा और फिर मतलब विजय माल्या बैंकरप्टेड है, सबको पता है, अगर फिर भी कोई बैंक या फिर भी कोई बिजनेसमैन अगर भी विजय माल्या के साथ कोई किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करता है और फंसता है और अपना पैसा नहीं मिलता उनको, तो फिर कोर्ट में केस करेगा? नहीं सर, कोर्ट नहीं सुनेगा। तब आपको पता होना चाहिए, ये सब बेसिक मैटर है, ठीक है। तो इसीलिए बोलता है कॉम्पिटेंट पर्सन, क्या वो एलिजिबल बंदा है, क्या वो लायक बंदा है। बैंक जब किसी को लोन देता है ना तो उसका कॉम्पिटेंसी देखता है, क्या पहले किसी का लोन तो नहीं मारा, सिबिल स्कोर होता है ना बैंक में, आप लोग सुने होंगे। बैंक जब सिबिल स्कोर चेक करता है ना तो देखता है क्या ये बंदा टाइमली लोन रीपे किया है, क्या किसी बैंक का लोन का इंटरेस्ट, मतलब ऐसा तो नहीं डिफॉल्ट तो जानबूझ के नहीं किया, जो भी है। कॉम्पिटेंसी चेक करना एक बहुत बेसिक मैटर है कॉन्ट्रैक्ट में, और अगर नॉर्मल एज का मैटर करे तो 18 साल होना चाहिए कम से कम, ठीक है। अच्छा, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 11, ध्यान से सुनना। दिस सेक्शन डील्स विद पर्सनल कैपेसिटी ऑफ 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली। पहला बात, बंदा मेजर होना चाहिए, मतलब 18 प्लस होना चाहिए। बंदा साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब लूनेटिक्स या पागल नहीं होना चाहिए। लूनेटिक्स मतलब पागल बंदा, ठीक है, पागल, नशाड़ी, गंजाड़ी। नशाड़ी समझते हैं आप लोग? अरे जो नशा करके, मतलब रात को नशा करता है, दिन को सही रहता है, रात होते होते ही वो इतना नशा करता है कि नशा में वो सब भूल जाता है, ठीक है, माइंड नहीं काम करता ना। नशा चीज ही ऐसा है, चाहे वो दारू का नशा हो, मतलब लीकर का नशा हो, या फिर क्या बोलते हैं उसको, अरे ड्रग्स, भयंकर टाइप का ड्रग्स, ब्राउन शुगर, फेबिक, क्या बोलते हैं उसको,
अरे इसका भी नशा करता है लोग, क्या क्या चीज का नशा नहीं करता। किसी भी चीज का नशा मतलब एक हाई लेवल में इंटेक करना बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, अरे अरे वो हम लोग उसको गम की तरह यूज करते थे, डेंड्राइट। डेंड्राइट का भी मैंने देखा नशा करते हुए, नाक के अंदर लेके इतना जोर से टांगता है, उसका पूरा मतलब ब्रेन पूरा काम करना बंद कर देता है कुछ देर के लिए, फिर पड़ा रहता है। मतलब डेंजरस टाइप ऑफ चीज है सर। ये कप सिरप का भी नशा करता है कुछ लोग, कप सिरप का नशा करता है, क्या क्या करता है, पागल है सब। लेकिन मानो कोई नशा करता है, नशा करके रात को ऐसा पागल की तरह पड़ा रहता है, और कोई रात को अगर उसके साथ कोई बिजनेस डील करने जाए, वो तो साउंड दिमाग में है ही नहीं, वो तो साउंड दिमाग में है ही नहीं, तो लॉ इस चीज को देखता है, जरूरत पड़ने से मेडिकल टेस्ट करता है, ठीक है। तो इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, थर्ड केस क्या है, इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू व्हिच ही इज सब्जेक्ट, ठीक है। जिस पर्टिकुलर कंट्री या लॉ का वो सब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर्टिकुलर लॉ में वो कहीं पर भी डिस्क्वालीफाई नहीं है। एज ऑफ मेजोरिटी के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, इंडिया में एज ऑफ मेजोरिटी का एक एक्ट है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, ठीक है। अभी हम लोग इसका डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट वहां पर लिखा हुआ है एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, जो भारत में रहते हैं, shall attain the age of majority on the completion of 18 years of age and not before. The age of majority being 18 years, a person less than that age even by a day would be minor for the purpose of contracting. अगर किसी का एज 17 years 364 days भी होता है तो भी वो माइनर है। 17 साल 364 दिन को भी माइनर माना जाएगा, जब तक 365 नहीं होता तब तक वो मेजर नहीं होता। तो फिर कहने का मतलब क्या, क्या माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है सर? हेलो, क्या माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? क्या लॉ आपको माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का इजाजत देता है, परमिशन देता है? बोलो बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना, इतना तो बताओ। नो सर। नो सर, थैंक यू। लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट, अच्छा, क्या किसी भी केस में माइनर नहीं कर सकता? कुछ एक्सेप्शंस हो सकता है, बट अगर कभी भी माइनर एग्रीमेंट करता है माइनर के साथ, माइनर मतलब जो 18 के नीचे है, लेस देन 18, उसमें उसका पोजीशन क्या होता है? ए कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय ए माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। अब फिर से लैटिन वर्ड आ गया सर, फिर से लैटिन, एब इनिशियो। इनिशियो वर्ड जो है इंग्लिश का कनेक्शन मिलेगा आपको, जिसको हम लोग इनिशियल भी बोलते हैं, मतलब एक समझ सकते हो ना, मतलब लैटिन वर्ड से इंग्लिश वर्ड आया है, ठीक है। तो क्योंकि लैटिन वर्ड 1000 years पुराना है और भी पुराना होगा, ठीक है। तो रोमन, ये कहानी मैं आपको पहले ही सुना चुका हूं। वॉइड एब इनिशियो मतलब शुरू से ही वॉइड, जो शुरू से ही वॉइड है उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे लेके जाना ही पॉसिबल नहीं है। तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो, शुरू से एकदम स्टार्टिंग स्टेज से ही वो मतलब वॉइड है। ए माइनर इज नॉट कॉम्पिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एनी एग्रीमेंट विद और बाय ए माइनर इज वॉइड फ्रॉम वेरी 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 बिगिनिंग, वेरी बिगिनिंग। एक केस बना था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, 1903 का केस है। क्या किया था, माइनर ने, माइनर एक माइनर बच्चा ने बोरो किया था, बोरो, बोरो मतलब लोन लेना, लोन टेकन, ठीक है, बोरो किया था, बोरो 20,000 फ्रॉम बी एज ए सिक्योरिटी फॉर द सेम, एग्जीक्यूटेड ए मॉर्गेज इन हिज फेवर, एज ए सिक्योरिटी फॉर द सेम एग्जीक्यूटेड ए मॉर्गेज इन हिज फेवर। मॉर्गेज रखा था कुछ, मतलब सिमिलर अमाउंट लेने के लिए। ही बिकेम अ मेजर अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ दिन बाद वो मेजर हुआ, and filed a suit for the declaration that the mortgage executed by him during his minority was void and should be cancelled. It was held that mortgage by minor was void and B was not entitled to repayment of money. ध्यान से सुनना। फर्दर क्या हुआ था, मनी लेंडर्स रिक्वेस्ट, जिसने लोन दिया था, फर्दर मनी लेंडर्स रिक्वेस्ट for repayment of amount advanced to the minor as part of the consideration for the mortgage was also not accepted. It is specially provided in section 10 that a person who is incompetent to contract cannot make a contract within the meaning of the act. जो incompetent है वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। तो सिमिलरली यहाँ पर ए और बी के बीच में क्या डिसीजन हुआ, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास राव के बीच में,
A minor borrowed 20,000 from B and as a security for the same executed a mortgage in his favor. 20,000 का कोई चीज रख के बदले में, मतलब 20,000 से ज्यादा भी हो सकता है, मॉर्गेज दिया, मॉर्गेज के बदले 20,000 दिया, वो मेजर हो गया और कोर्ट में केस फाइल किया, फाइल ए शूट फॉर द डिक्लेरेशन दैट मॉर्गेज एग्जीक्यूटेड बाय हिम ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी में वो मॉर्गेज किया था तो उससे मॉर्गेज नहीं लेना चाहिए था क्योंकि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता, जो ए है ये तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, तो उससे मॉर्गेज कैसे लिया जा सकता है, शुड बी कैंसिल्ड एंड इट वाज हेल्ड दैट मॉर्गेज बाय अ माइनर वाज वॉइड एंड बी was not entitled, B जिसने सिक्योरिटी लिया था, not entitled to repayment of money. Further, moneylender's request for repayment of amount advance to the minor जो उसने दिया था माइनर को as part of consideration for the mortgage was also not accepted. मतलब अगर मॉर्गेज रीपे हो जाएगा तो ये जो 20,000 का अमाउंट था वो भी कैंसिल हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है। तो मॉर्गेज नहीं रख सकते आप, माइनर से मॉर्गेज नहीं रख सकते आप। तो सेक्शन 10 एकदम क्लियर कट बताता है माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, जो करेगा वो फंसेगा। सेकेंड पॉइंट क्या बताता है, ध्यान से सुनिए सर, नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, मतलब अल्टरेशन या चेंज। A minor cannot ratify the agreement on attaining majority as the original agreement is void ab initio। मानो ओरिजिनल एग्रीमेंट शुरू से ही void है बिकॉज वो तो माइनर था। तो माइनर के हालत में अगर कोई 17 साल के एज में या 17 साल 17 ईयर्स 364 के एज में कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर कुछ दिन बाद वो 18 का हो जाता है तो क्या उसको और चेंज कर सकता है? नहीं सर, पहला एकदम क्लियरली बात किया गया है कि 17 के बाद 18 हो गया अब तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया, नहीं वैलिड नहीं हुआ वैलिड। 17 के बाद 18 हो गया कुछ दिनों में तो वैलिड नहीं हुआ, क्योंकि जो वॉइड एब इनिशियो है, जो बिगिनिंग से ही वॉइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे हो सकता है? जो शुरू से ही वॉइड है वो वैलिड कैसे हो सकता है? आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना सर? एक्स अ माइनर मेक्स ए प्रॉमिसरी नोट समझते हो, इन द नेम ऑफ वाई। आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट का क्लास किए हो मैम के पास? अभी भी हुंडी कहा जाता था, प्रॉमिसरी नोट भी आजकल उतना नहीं चलता, बट चेक जैसे आज के डेट में चेक चलता है ना, चेक की तरह है, ठीक है। ये देखो जैसे आजकल चेक चलता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक पुराना वर्जन बोल सकते हो, ठीक है। इट्स लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक ओल्ड वर्जन। भाई ये तो मूविंग है बहुत अच्छा है। ये देखो बोरोवर का नाम क्या दिखा रहा है सर? जेम्स मीथ, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट कैसे देखने में होता है, देखो GIF है, अच्छा दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये कैसे चल रहा है? बोरोवर का नाम बता दिया, लेंडर का नाम बता दिया, प्रिंसिपल अमाउंट बता दिया। फॉर वैल्यू रिसीव्ड द बोरोवर प्रोमिसेस, मतलब जिसने लोन लिया, प्रोमिसेस टू पे टू द लेंडर को बता रहे हैं एट सच एड्रेस एज मे बी प्रोवाइडेड इन राइटिंग टू द बोरोवर द प्रिंसिपल सम ऑफ रुपीज दिस, ठीक है, जितना भी अमाउंट है, ठीक है। कितना अमाउंट है कुछ बता रहे हैं क्या? नहीं, अमाउंट के बारे में कुछ नहीं बता रहे यहाँ पर। आप पुट कर दो $5,000, ठीक है, $5,000 विदाउट इंटरेस्ट पेबल ऑन अनपेड प्रिंसिपल बिगिनिंग ऑन डेट देगा, द नोट विल बी रिपेड इन फुल ऑन एक पर्टिकुलर डेट के अंदर, ठीक है। तो ये प्रोमिसरी नोट होता था और ये लीगल होता था। आज के डेट में ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक होता है, ठीक है। चेक में जैसे पोस्ट डेटेड चेक होता है ना सर, पोस्ट डेटेड चेक होता है कि आप किसी को चेक देते हो कि एक 3 महीने बाद आप किसी को चेक देके रखते हो तो बैंक अकाउंट में वो जमा करने से आपका अकाउंट से डेबिट होना चाहिए, नहीं तो वो ब्रीच हो जाएगा। मतलब मानो कि आपको किसी को 3 मंथ्स लेटर आपको किसी को कुछ पेमेंट करना है, ठीक है, तो आप उनके अगेंस्ट में एक चेक इशू करते हो, लेकिन ये चेक अभी आपके अकाउंट से नहीं काटा जाएगा, ये पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक है। मतलब आप इस चेक को 3 महीने बाद के डेट में इशू कर रहे हो, तो 3 महीने बाद आप जिसको चेक दे रहे हो, मतलब जहां जिससे आप लोन लिए थे, जिससे आपने लोन लिया था, ठीक है, उस लेंडर को आपने चेक देके रखा, बट 3 मंथ्स लेटर आपका चेक बैंक में डाल के वो इनकैश हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये प्रॉमिसरी नोट वैसा ही चलता था।
आजकल इसका यूज कम हो गया क्योंकि चेक वगैरह आ गया, ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है सर, इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ाया जाता है, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत लोगों का है, या तो कोई इंटर में पढ़ेगा, कोई तो फाउंडेशन में पढ़ेगा, बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इसलिए, ठीक है। मैं अभी और बात नहीं करूंगा नेगोशिएबल पे, बट आपको मैं बस इतना कहना चाहता कि नॉट रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजर, एक से माइनर मेक से प्रॉमिसरी नोट या फिर पोस्ट डेटेड चेक इन द नेम ऑफ वाई ऑन अटेनिंग मेजोरिटी that he cannot ratify it, and if he makes a new promissory note in place of old one, here the new promissory note which he executed after attaining majority is also void, being without consideration, ठीक है। मतलब पहला बात तो कि विदाउट कंसिडरेशन तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, विदाउट कंसिडरेशन कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब बदले में कुछ भी ना देके, ठीक है, इन द नेम ऑफ वाई ऑन अटेनिंग मेजोरिटी ही कैन नॉट रेटिफाई, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते कि मेजर हो गया तो आप कर सकते हैं। पहला बात तो आप माइनर थे, आप प्रॉमिसरी नोट कर ही नहीं सकते, ठीक है, आप प्रॉमिसरी नोट इशू कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, अगर मेजर बनने के बाद आप एक फ्रेशली कर सकते हो, पुराना डील ऐसे ही कैंसिल है, पुराना डील को कंटिन्यूशन करके आगे नहीं बढ़ सकते सर, ठीक है, क्योंकि आप माइनर होके जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो पहले से ही वॉइड है। माइनर कैन बी, अच्छा एक थर्ड टेक देखो, ये थर्ड पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, माइनर कैन बी ए बेनिफिशियरी और कैन टेक द बेनिफिट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर रिस्क नहीं लेगा, माइनर के अगेंस्ट में कोई भी काम या कार्रवाई नहीं होगा, बट बेनिफिट के केस में माइनर रहेगा, चाहे उसका एज 17 ईयर्स 364 डेज ही क्यों ना हो। Though a minor is not competent to contract, nothing in the contract act prevents the minor from making the other party bound to him. Thus, a promissory note duly executed in favor of a minor, अगर कोई promissory note minor के फेवर में किया जा रहा है वो void नहीं है। माइनर promissory note नहीं दे सकता, माइनर किसी को चेक पोस्ट डेटेड चेक नहीं दे सकता, लेकिन माइनर के फेवर में कोई चेक जरूर दे सकता है, बात समझे सर। माइनर चेक इशू नहीं कर पाएगा, बट माइनर के फेवर में चेक इशू हो सकता है जिसका बेनिफिट माइनर को मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई उसका फेवर, मतलब अगर कोई माइनर को उसके बेनिफिट से, अगर कोई किसी माइनर को उसके बेनिफिट से इग्नोर करता है, ठीक है, कि बेनिफिट नहीं देता है उसको, तो उसके अगेंस्ट में केस बन सकता है, बिकॉज ही दो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में ये एक्सेप्ट अ बेनिफिट, कॉन्ट्रैक्ट करने का लायक नहीं है वो, बट बेनिफिट पाने का लायक है वो, बेनिफिट उसको जरूर दिया जाएगा। ए माइनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म, ध्यान से सुनिए, 4 बंदे का पार्टनरशिप फर्म है, 4 पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म है, एक सेकेंड, ए बी सी डी, मानो जो डी है, ठीक है, ये माइनर है, बाकी 3 लोग मेजर है। Now concept is that a minor cannot become a partner of a partnership firm. However, he may, with the consent of all the partners, be admitted to the benefit of the partnership. Section 30 of the Indian Partnership Act 1932 ये पावर उसको देता है। अब आपके मन में सवाल चल रहा है, सर ए बी सी मेजर है, बट आप बता रहे हो डी माइनर है, तो फिर डी कौन है, क्यों लिया गया इसको? सर मानो कि डी का फादर का डेथ हुआ है, तो ए बी सी डी 4 पार्टनर बना, बट ए बी सी मेजर है, बट डी का फादर का डेथ हो गया है, तो फादर के डेथ के बाद क्या फादर का जो सन है या जो भी उसका लीगल हेयर है, लीगल हेयर बोलते हैं ना, जो भी उसका लीगल हेयर है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, क्या उसको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस का? बिल्कुल मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात यह है सर क्या डी का फादर का डेथ हो जाए तो क्या एबीसी उसके साथ धोखा कर देगा? नहीं सर, 2 उपाय है, या तो आप डी को एज ए पार्टनर ले लो, या फिर उसका फादर का डेथ हो गया है, अगर ये तीनों चाहता है कि हम डी को अपना पार्टनर नहीं बनाना चाहते, तो फिर उसका जो भी ऑब्लिगेशंस है, मतलब डी को पार्टनरशिप बिजनेस की तरफ से जो कुछ भी मिलना है, जो उसके फादर को मिलना चाहिए था बिजनेस का जो पार्ट है, वो डी को देके उसको हटा दो। लेकिन अगर आप डी को उसका हक नहीं देना चाहते, आप चाहते हो वो पार्टनर बन जाए अभी, ठीक है, तो इन दैट केस मेजर पार्टनर अगर एग्रीड है तो ये डी पार्टनर बन सकता है,
बट कैसा पार्टनर? बेनिफिट का पार्टनर। मानो कि मार्केट में एबीसी ने लायबिलिटी उठाता है, मार्केट में पार्टनरशिप बिजनेस का लायबिलिटी है। मानो कि एबीसी पार्टनर मिलके मार्केट से 10 लाख का लोन लिया है, ठीक है, डी उसका माइनर पार्टनर है बिकॉज उसके फादर के डेथ के बाद वो पार्टनर बना है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, मार्केट में लोन है, लोन का इंटरेस्ट है, लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी का पार्टनर डी नहीं बनेगा, लायबिलिटी का पार्टनर डी नहीं बनेगा, वो सिर्फ बेनिफिट का पार्टनर बनेगा। बिजनेस अगर 10 लाख का प्रॉफिट कमाता है तो 10 लाख के प्रॉफिट में डी का फादर का जो शेयर था ना, प्रॉफिट शेयरिंग था, वो शेयर डी को जरूर मिलेगा। बट 10 लाख का लोन है तो उसका लायबिलिटी है, उस लायबिलिटी में डी का ऑब्लिगेशन नहीं आएगा। मतलब अगर देखो बिजनेस ने लोन लिया, रीपे करने का लायबिलिटी सबका है, बट अगर बाई चांस ये लोग फेलियर होता है, एबीसी अगर फेलियर होता है, तो डी को पुलिस नहीं पकड़ सकता, डी को कोर्ट नहीं लेके जा सकता, क्योंकि डी माइनर है। सो बेनिफिट में डी रहेगा बट लायबिलिटी में डी के अगेंस्ट में कोई केस नहीं बन सकता। So minor can be beneficiary or it can take benefit out of the contract. बोलो सर, समझ में आया? हेलो, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. A minor can always plead minority, ठीक है? A minor can always plead minority, जितना हो सके बेनिफिट ले लो। A minor can always plead minority and is not stopped to do so even where he has taken any loan or entered into any contract by falsely representing that he was a major, ठीक है? मानो बात को समझे, कोई 17 साल 17 इयर्स का कोई बंदा अपने आप को 18 प्लस बता के लोन ले लिया, बैंक ने 17 इयर्स के एक बच्चे को गलती से 18 प्लस समझा, रॉन्गली 17 इयर्स का, ओरिजिनल 17 बट एक्चुअल मतलब ओरिजिनल 17 बट वो रॉन्गली बता रहे को 18 का है और वो बैंक से लोन लिया। इसमें गलत कौन है? माइनर गलत है, मतलब 17 इयर्स का माइनर गलत है कि बैंक गलत है? हाँ सर, आप में से जो 17 साल के हो या 16 साल के हो, अगर कोई है तो, जिसका 18 साल अभी तक नहीं हुआ, मुझे पता है कोई है जिसका 17-18 नहीं हुआ अभी, जो 17 साल के हैं, अगर मानो कि वो बैंक में जाता है लोन लेने के लिए, बैंक उसको ना करेगा, लेकिन वो अपना एज को मेजर बता रहा है और उसका प्रूफ भी दे रहा है, और बैंक उसको प्रॉपर्ली बिना चेकिंग, विदाउट प्रॉपर चेकिंग उसको लोन प्रोवाइड कर देता है, और बाद में वो 17 साल का बच्चा लोन रिपे नहीं कर पाता है और बैंक उसको आगे पकड़ता है और फिर वो बोलते कि मैं तो 18 का नहीं हुआ, मैं तो 17 का हुआ। इसमें गलत बैंक है सर, इसमें गलत बैंक है या जो लेंडर है, ये माइनर को गलत नहीं माना जाएगा। इसीलिए माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। It means he can allowed to plead his minority in defense. A minor has falsely induced himself as major and contracted with Mr. X for a loan of rupees 20,000. When Mr. X asked for the repayment, he denied to pay. He pleaded that he was a minor, so cannot enter into any contract. Held cannot be held liable for repayment of amount. However, if he has not spent the same, अगर उसको खर्चा नहीं किया, he may ask to repay it, but the minor shall not be liable for any amount which he has already spent. अगर खर्चा कर दिया तो वो कहीं से नहीं ला सकता, even though he received the same by fraud. अगर वो फ्रॉड से भी, जाली करके भी अगर वो पैसा को निकाला था, फिर भी thus a minor can always plead minority and is not stopped from doing so even where he had produced a loan or entered into some other contract by falsely representing that he was of full age when in reality he was a minor. बात समझे सर? सर आजकल ये लोन कंपनी के साथ बहुत चक्कर चल रहा है, आप लोगों को पता है? कुछ फॉल्स लोन कंपनी आया है मार्केट में, हाँ, इसको क्या बोले, फ्रॉड लोन कंपनी, क्या नाम से इनको जाना जाता है?
फ्रॉड लोन ऐप, ये देखो आप लोग जानते हो एक फ्रॉड लोन ऐप होता है, काफी सारा है, प्ले स्टोर में भी है या फिर ऑनलाइन में मिलता है। मैंने कभी चेक नहीं किया बट मैंने कुछ लोगों को इसको यूज करते हुए सुना या देखा। ठीक है, आरबीआई इसके ऊपर बैन लगाना चाहता है, मतलब ऑलरेडी लगाना चालू कर दिया है, लेकिन सर एक्चुअली बहुत केस बन रहा है। मैंने ऐसा ऐसा देखा, आप लोगों को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैंने जो देखा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मानो कोई ये फ्रॉड लोन ऐप से लोन लेता है, ध्यान से सुनना सर बात को, एक एक काम का बात कर रहा हूँ आपसे। बहुत केस में क्या होता है, हम लोग कहीं पर भी कुछ गलत काम करने के मन में सोचते हैं, या फिर माँ बाप पैसा नहीं देता है तो हम लोग सोचते हैं कि लोन ऐप से लोन ले लेते हैं। ठीक है, फेक लोन ऐप है सर। ठीक है, फेक लोन ऐप है जिसका कोई परमिशन नहीं है, जिनको आरबीआई की तरफ से किसी भी तरह का कोई परमिशन नहीं है। दे आर नॉट बैंक, दे आर नॉट एनबीएफसी। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो सर, यहाँ पर लंबा है लाइन, कैश मशीन लोन, पे फॉर मिनट कैश, फास्ट पैसा, मोर कैश, कैश बुक, हैंड कैश फ्रेंडली, बिलोनो लोन, कोको लोन, रिलायबल रुपी कैश, आर्ली क्रेडिट ऐप, ईगल कैश लोन ऐप, कैश कैरी ऐप, कैश पार्क, रीच कैश, बहुत सारा ऐसा है। मानो कि कोई यहाँ से लोन लेता है, ठीक है, और फिर बदले में उसके ऊपर क्या करता है, और वो लोन रिपे अगर कर नहीं पाता या फिर देरी करता है, वो क्या करता है, ये सब कंपनीज उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में, मतलब जिसका लोन है उसका पूरा मोबाइल का कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर लेता है या फिर ले लेता है। फिर उस कॉन्टैक्ट लिस्ट के सारे लोगों को उसके बारे में, उसके फैमिली के बारे में उल्टा सीधा लिख के, उसके बारे में गलत सलत बात लिख के, उससे लोन लेने के बारे में उसका पूरा मतलब तहस नहस कर देता है, इज्जत का फालूदा बना देता है। वो भी छोटा छोटा लोन देता है, किसी को 3,000 का लोन, किसी को 5,000 का लोन, किसी को 1,000 का लोन, ऐसा। बहुत खतरनाक है, ये सब से बच के रहना और दूसरे को भी बताना कि ये सब ना करे। और आरबीआई रिसेंटली इसके बारे में काफी जोरदार नियम लागू करना चाहता है। ठीक है, अब क्या करें ना, अब किसको किसको पकड़े, इंसान भी ऐसा है ना आजकल, मतलब सारा दिन कोई काम धंधा गवर्नमेंट का तो है नहीं, बस बैठे बैठे देखते रहे कि गलत गलत कौन क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी के पास 50,000 है तो फिर वो लोन देना चालू कर रहे हैं, फिर उसके बारे में ऐसा ऐसा। ठीक है, और लोग भी जो जो लोग ये सब गलत जगह से लोन लेता है, वो कोई सही काम पे थोड़ी ना लगाता है सर, हाँ, गलत काम पे लगाता है, मिस यूज करता है पैसा का। ठीक है, एंड ये बहुत खतरनाक है, यूथ को बहुत खतरनाक एरिया में लेके जा रहे हैं सर। ठीक है, बहुत खतरनाक, और वो भी गलत काम करता है। मैं देखा हूँ और देख देख भी रहा हूँ, अभी भी बहुत सारा ऐसा। मेरे मोबाइल में भी कुछ मैसेज आया है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स का भी आया है, कुछ अननोन मतलब कुछ फ्रेंड्स का भी मेरे पास आया है। ठीक है, जो बेसिकली बैंकरप्टेड हो जा रहा है सर, मैं देख रहा हूँ, मतलब फिर मैं सोच रहा हूँ भाई क्या गलत काम पे पड़ गया ये, लोगों से लोन लेता है, रिपे नहीं कर पाता, ये सब लोन ऐप से लोन लेके उसको देता है, इसको देता है। अरे भाई बच के रहियो यार, सही तरह से चलो यार, ऐसा क्या। ठीक है, तो ये ना तो आरबीआई के पास इसका कोई लिस्ट है, ना तो, ठीक है, ना तो आरबीआई इसको कोई परमिशन दिया है, जस्ट ये लोग चालू हो गया। ये ऑनलाइन का मिस यूज है सर, यही तो प्रॉब्लम है। कोई भी अच्छा चीज टेक्नोलॉजी आता है उसका यूज सही करना चाहिए, नहीं लोग सिर्फ मिस यूज करने पर लगे रहते हैं। अच्छा आप बताओ, इसमें टेक्नोलॉजी का क्या गलती है। डे बाय डे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा, टेक्नोलॉजी को कोई नहीं रोक सकता, इंसान इनोवेशन करेगा, बट इनोवेशन का सही यूज करना चाहिए ना। बहुत बार बहुत लोग बोलता रहता है कि साइंस का मिसयूज होता है, डेवलपमेंट नहीं चाहिए। अरे भाई टेक्नोलॉजी एक्चुअली ना इंसान को इंसान बनना सीखना चाहिए, जो फैमिली वैल्यूज से सीखता है। इसीलिए ना वो फैमिली वैल्यूज टीचिंग्स वो सब फैमिली के अंदर होना चाहिए, कि सही गलत क्या है उसका पहचान करें। इसमें टेक्नोलॉजी का गलत नहीं है, टेक्नोलॉजी इज नॉट रॉन्ग हियर। गलत है तो फैमिली का सीखा, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि फैमिली वैल्यूज, सही मोरलिटी सीखना, ये सब में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हम लोग पढ़ाई तो करते हैं, डिग्री के पीछे भागते हैं, बट सही गलत का पहचान नहीं कर पाते। ठीक है, और ये यही चक्कर है कि हम लोग को गलत चीज ज्यादा नजर आ जाता है, और जो दिख रहा हूं मैं यूथ के अंदर बहुत ज्यादा देख रहा हूं मैं, सही गलत का मतलब ये बाइफर्केशन करना आना चाहिए सर। ठीक है, अब कोई बताएगा टेक्नोलॉजी गलत है, प्ले स्टोर गलत हो गया, हाँ, ऐसा थोड़ी ना होता है, लोग इसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। तो जो भी हो, अगर कोई माइनर किसी के साथ धोखा करता है ना,
तो माइनर अपना माइनॉरिटी प्ली कर देगा सर, ठीक है। माइनर जब तक माइनर है तब तक वो बच के रहेगा। ध्यान से समझ, मतलब बिजनेस में ये बहुत खतरनाक है, ध्यान से समझ, मतलब चलना चाहिए बिजनेसमैन को। अच्छा, लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज, वेरी 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 इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सर। लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज, ध्यान से सुनना। द केस ऑफ नेसेसरीज सप्लाइड टू ए माइनर to any other person whom such minor is legally bound to support is governed by section 68 of the Indian Contract Act. A claim for necessaries, necessaries मतलब जरूरत की चीज है, मतलब फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। बंगाली में बोले तो खाद्य, वस्त्र, वासस्थान, ठीक है। A claim for necessaries supplied to a minor is enforceable by law, but a minor is not liable for any price that he may promise and never for more than the value of necessaries. There is no personal liability of the minor, but only his property is liable. ध्यान से सुनना पूरा केस क्या है, ध्यान से सुनना पूरा केस क्या है। The render minors to render minors estate, minors estate मतलब संपत्ति, माइनर का प्रॉपर्टी है, तो रेंटर्स माइनर एस्टेट लायबल फॉर नेसेसरीज टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर कोई किसी माइनर को, ध्यान से सुनना, इसका कोई केस है तो मैं बताता हूं अभी, नहीं तो मैं ही आपको स्टोरी बना देता हूं, ठीक है। केस है, ठीक है, केस है, मैं आपको बताता हूं, रुक जाओ, ध्यान से सुनो, ठीक है। केस है, द कॉन्ट्रैक्ट to render minors estate liable for necessaries two condition must be satisfied. The contract must be for the goods reasonably necessary for his support in station in life, ठीक है। मतलब अगर कोई किसी माइनर को कोई नेसेसिटी प्रोवाइड करता है इन द एब्सेंस ऑफ हिज गार्डियन, मानो कोई माइनर है, उसका गार्जियन किसी कारण से नहीं है, और कोई उसका गार्जियन बनके किसी माइनर को कुछ नेसेसिटी सुविधाएं दिया है, लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथ जैसा, या फिर रीजनेबली जो नेसेसरी लगा उस सिचुएशंस में उसका। अब बाद में वो बोलता है कि भाई तुम्हारे जरूरत में मैंने तुमको ये सब खाना खिलाया, तुमको जरूरत का चीज दिया, अब तुम मेरे को पेमेंट करो। सर माइनर पेमेंट नहीं करेगा, माइनर पेमेंट नहीं करेगा, बट अगर माइनर का प्रॉपर्टी है, माइनर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से वो जरूर क्लेम कर सकता है, बट माइनर पे क्लेम नहीं कर सकता। द माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दिस नेसेसरी, ठीक है। और जितना नेसेसरी उसको सप्लाई किया है, जितना जरूरत का चीज माइनर को कोई मेजर ने किया, किसी ने भी उसके गार्जियन बन के सप्लाई किया है, उससे 1 रुपया ज्यादा का अमाउंट उसके एस्टेट से नहीं लिया जा सकता। Necessaries means those things that are essentially needed by a minor. They cannot include luxuries or costly or unnecessary articles. Necessaries extend to all such things as reasonable persons would supply to an infant. Infant मतलब बच्चा जो एकदम गोद में खेलता हुआ बच्चा, ठीक है, इन्फेंट, इन दैट क्लास ऑफ सोसाइटी टू व्हिच द इन्फेंट बिलोंग्स। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान से समझना, अगर अंबानी टाइप का कोई बंदा का इन्फेंट है तो, मतलब अंबानी मतलब सुपर रिच इन्फेंट, बात को समझे। सोसाइटी का मतलब है अगर कोई सुपर रिच इन्फेंट है, ठीक है, सुपर रिच घर का कोई बंदा है, कोई मिडिल क्लास हो सकता है, कोई पोर बैकग्राउंड से भी हो सकता है, ठीक है, फाइनेंशियली रे बाबा। अब सुपर रिच का नेसेसिटीज एक होता है, मिडिल क्लास का नेसेसिटीज एक तरह का होता है, पोर का नेसेसिटीज एक तरह का होता है, ठीक है। इसीलिए ये रीजनेबल वर्ड यूज किया, जो हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से समझ जाते हैं सर। कोर्ट में लॉयर को भी पता होता है, जज को भी पता होता है, ठीक है, और किसी भी आम इंसान को उसका भाषा समझ में आता है कि भाई एक सुपर रिच फैमिली का इन्फेंट का क्या जरूरत हो सकता है, ये मिडिल क्लास का क्या जरूरत हो सकता है, और एक पोर फैमिली के बच्चे का इन्फेंट का क्या जरूरत हो सकता है। तो डिपेंड करता है उसके सोसाइटी के ऊपर, है ना। अब बच्चा का क्या गलती सर, वो सुपर रिच में जन्मे कि मिडिल क्लास में जन्मे और पोर में जन्मे, ठीक है। ऐसे याद रखना, बिल गेट्स का एक बहुत अच्छा लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है, if you born poor this is not your mistake, but if you die poor this is your mistake, ठीक है। so that's a different part sir। कोई अंबानी के घर में जन्मेगा कि कोई बम्बानी के घर में जन्मेगा, दिस इज फुल्ली, ये तो ऊपर वाला का हाथ में सर, किसी को नहीं पता, ओनली गॉड नोज, ओनली भगवान को पता, अल्लाह को पता, ठीक है। किसी आम इंसान, हम लोग को नहीं पता कि कोई बड़ा फैमिली में तब रिच में जन्मेगा कि मिडिल में जन्मेगा कि पोर में जन्मेगा। लेकिन अगर वो रिच फैमिली में जन्म लेता है, ठीक है, अगर वो
मिडिल क्लास में जन्म लेता है और उसमें जन्म देने के बाद उसका माँ पापा किसी कारण से नहीं रहता है और जो भी उसको पालने का जरूरत का चीज उसको सप्लाई करता है, फिर बाद में उस माइनर से क्लेम करता है। माइनर से तो क्लेम नहीं कर सकता, बट अगर माइनर के प्रॉपर्टी है तो माइनर के प्रॉपर्टी से वो जरूर क्लेम कर सकता है, बट नॉट मोर देन जो सफिशिएंट अमाउंट उसने सप्लाई किया उससे ज्यादा नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना, फ्रॉड होता है, ठीक है। लोग इसका मजबूर मतलब लोग इसमें इंसानियत के नाम पे मतलब क्या होता है ना, मतलब पहले दिखाते हैं जैसे कितना इंसानियत कर रहा है, बट उसके मन में ना सेल्फिशनेस इतना ज्यादा है। सेल्फलेस नहीं, दो कॉन्सेप्ट चलता है सोसाइटी में, सेल्फलेस काम करना और सेल्फिशनेस दिखाना। सेल्फिशनेस लोग क्या होता है, जिसको देखने में लगता है कि वो अब तुम्हारा अपना है, पर वो मतलब ही अपना है, वो कुछ मतलब से काम करता है, उसका कुछ पर्सनल फायदा होगा तभी वो कर रहा है। ये चीज समझना इतना आसान नहीं होता, समय लग जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो सच में सेल्फलेस होता है, जो बदले में कुछ उनको नहीं चाहिए होता है। सेल्फलेस इसको बोलते हैं। यही सेल्फलेस लाइफ एक्चुअली बिलोंग्स टू गॉड, बिलोंग्स टू भगवान, बिलोंग्स टू अल्लाह, जो सेल्फलेस लाइफ लीड कर पाता है। मतलब हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, बदले में ना तो पैसा चाहिए, बदले में ना तो नाम चाहिए। मतलब पैसा का मतलब क्या, अलग बात मैं बता रहा हूँ। पैसा इन द सेंस स्वार्थी वाला बात नहीं सर, ठीक है। मतलब मन में किसी भी तरह का ग्रीडीनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं तो किसी रिच का बच्चा मुझे मिल गया, मैं उसको पालूंगा पोसूंगा और फिर बाद में बोलूंगा देखो आपका बच्चा मर रहा था, मैं उसको बचा लिया, मेरे को 1 करोड़ दो। ध्यान से समझना, कोई रिच का बच्चा रास्ते में एक्सीडेंट होकर पड़ा रहा, मैं उसको गायब कर दिया और फिर मैं उसको बोला, मैं उसको खाना खिलाया रखा, फिर बाद में पता चला ये तो सुपर रिच है, अच्छा मालदार पार्टी है, पैसा मिलेगा, ठीक है। ये सेल्फिशनेस है, ये इंसान का काम नहीं सर। बट फिर भी लॉ में तो ये सब चीज आ जाता है ना सर, लॉ में ये सब मैटर आ जाता है। लोग तो बस क्या बताऊं सर, यही तो फर्क कर देता है सर, इंसान और जानवर के बीच में यही फर्क है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि जानवर के अंदर भी इंसानियत है, इंसान आजकल और इंसान नहीं है। कभी कभी जब दिखता है सोसाइटी से, वो इसी से समझ आता है। पैसे के पीछे लोग इतना पागल है, अरे पे पैसा कमाओ, अपने लिए नहीं दुनिया के लिए कमाओ। बट लोग सिर्फ पैसा पैसा करते करते अपने अंदर का ह्यूमन बींग को ही कहाँ गायब कर रहा है, पता नहीं सर। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। आप बोलोगे सर स्पिरिचुअल क्लास हो जा रहा है, नहीं सर मुझे स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाना है। मैं आपको इसका गहराई को समझाने के लिए कभी कभी कुछ एग्जाम्पल यूज कर देता हूँ। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। क्यों गवर्नमेंट ने, क्यों लॉ ने ऐसा बात कहा, दैट क्लास ऑफ सोसाइटी टू व्हिच द इन्फेंट बिलोंग्स, expense on minors education, funeral ceremonies come within the scope of the word necessary. Such even funeral ceremonies is also comes with the scope of the word necessary. जरूरत वर्ड के अंदर फ्यूनरल भी आता है, एडुकेशन भी आता है। The whole question turns upon the minor status in life, utility rather than ornament is the criteria. ऑर्नामेंट नहीं चाहिए, यूटिलिटी देखना, ठीक है। जरूरत का चीज सर्विस दे, अगर किसी ने दिया उसको देखा जाएगा, अगर कोई ऑर्नामेंट दिया तो उसको नहीं दिया जाएगा। श्रुति being a minor purchased a laptop for her online classes, 70,000 on credit from a shop, 70,000 का क्रेडिट में लिए, but her assets could pay only 20,000। दुकानदार ने 70,000 का लैपटॉप दे दिया एक माइनर बच्चे को, बट उसके पास जो प्रॉपर्टी है वो 20,000 का ही है। द शॉपकीपर कुड नॉट होल्ड श्रुति पर्सनली लायबल। दुकानदार श्रुति को पर्सनल लेवल में लायबल नहीं बना सकता बिकॉज वो माइनर है। बट हाँ, अगर श्रुति का एसेट 20,000 का है, श्रुति के एसेट से रिकवर हो सकता है, बट अप टू 20,000, नॉट मोर देन दैट। बोलो सर, बात समझ में आया? बड़ा ही सिंपल एग्जांपल था, मैंने तो और भी डिटेल्स में बता रहा था आपको। हेलो, बोलो सर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? Yes, sir. कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन, हाउ फॉर इन्फोर्सेबल? अगर माइनर के बिहाफ में उसका गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो कितना देर तक इन्फोर्सेबल रह सकता है, मतलब लॉ उसको वैलिड मान सकता है? ध्यान से सुनना। दो अ माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड, माइनर का एग्रीमेंट वॉइड है, वॉइड मतलब कैंसिल। His guardian can, under certain circumstances, enter into a valid contract on minor's behalf, where the guardian makes a contract for the minor
which is within the competence and which is for the benefit of the minor. There will be valid contract which the minor can enforce. माइनर के बेनिफिट के लिए गार्जियन, जो गार्डियन होता है, जो गार्डियन होता है, वो माइनर के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है माइनर के बिहाफ में, अपने फायदे के लिए नहीं कर सकता. But all contracts made by guardian on behalf of a minor are not valid. For instance, guardian of a minor has no power to bind the minor by a contract for the purchase of immovable property. But a contract entered into by a certified guardian appointed by court of a minor with the sanction of the court of the sale of minor's property may be enforced by either party to contract. अगर कोर्ट ने किसी को अपॉइंट किया और माइनर का प्रॉपर्टी सेल के अंदर कोर्ट ने डिसीजन लिया कोई स्पेशल केस में, यहाँ भाई माइनर का प्रॉपर्टी सेल में कोर्ट किसी को अपॉइंट करता है गार्जियन के तौर पे, ठीक है, वो स्पेशल कंडीशंस पे हो सकता है बट नॉर्मल तौर पे नहीं कर सकता. कोई भी किसी माइनर के बिहाफ में उसका गार्जियन बनकर उसका प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता. लेकिन अगर कोर्ट इन एनी स्पेशल कंडीशंस किसी को गार्जियन अपॉइंट करता है, माइनर का प्रॉपर्टी को सेल करता है, कर सकता है, बट नॉर्मल कारण पे नहीं कर सकता. जो भी करेगा फंसेगा. मतलब बेसिकली वही मैं आपको बोला ना, सेल्फिश बंदा है, अपने फायदे के लिए कुछ कर रहा है. No specific performance, a minor's agreement being absolutely void. There can be no question of the specific performance of such an agreement. No insolvency. A minor cannot be declared insolvent. एक माइनर को हम कभी भी एक दिवालिया इंसान या देवलिया ऐसा वर्ड यूज ही नहीं कर सकते. bankrupted नहीं बोल सकते. As he is incapable of contracting debts and dues are payable from the personal properties of minor and he shall never be held personally liable. प्रॉपर्टी से लेना है लो भाई, बट हम पर्सनली लायबल नहीं है. अगर हम माइनर है तो हम पर्सनली लायबल नहीं है. जो कोई भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो फंसेगा. पार्टनरशिप. A minor being incompetent to contract cannot be a partner in a partnership firm. Already discussed. सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इसके बारे में बात करता है. बट हाँ, पार्टनरशिप का बेनिफिट जरूर मिलेगा. Minor can be an agent. Yes, a minor can act as an agent, but he will not be liable of his principal. Principal की liability नहीं रहेगा उसका. A minor can draw, deliver and endorse negotiable instruments without himself being liable. Negotiable instrument मतलब चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है, डिलीवर भी कर सकता है, किसी को एंडोर्स भी कर सकता है, बट उसका लाइबिलिटी नहीं लेगा. किसी को चेक देके, ठीक है, अगर चेक बाउंस हो गया तो लाइबल हो जाएगा, बैंक पेनल्टी चार्ज करेगा. नहीं नहीं, ये सब नहीं आएगा. बट ड्रॉ कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है. आप लोग जब अकाउंट्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ोगे ना, डिटेल समझ जाओगे. माइनर कैन हैव एन अकाउंट इन द बैंक. He can draw a check for his purchase, but he shall not be liable for check bounce, nor can be used under court of law for any fraud done from his account. अगर माइनर का बैंक अकाउंट रहेगा जैसे आजकल होता है, बट माइनर अपने चेक भी हो सकता है, उससे कुछ परचेस भी कर सकता है, बट चेक अगर बाउंस हो जाए, ठीक है, मैं आपको अभी बोल रहा था, ठीक है, तो उसके लिए वो लायबल नहीं है. इवन अगर किसी माइनर के अकाउंट को यूज करके फ्रॉड होता है तो इसके लिए भी माइनर लायबल नहीं है. माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन. इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी express or implied, an infant is not capable of binding his parent or guardian even for necessaries. The parents will be held liable only when the child is acting as an agent for parents. Richa, a minor, entered into a contract of buying a scooty. ध्यान से सुनना, ये सब आजकल का प्रॉब्लम है. बच्चा बड़ा नहीं होता, उसको सब चाहिए होता है, ठीक है. रिसेंटली एक ऐसा केस बना, मोबाइल या पबजी खेलने नहीं दे रहा था, माँ को ही मार दिया. मतलब कैसा कैसा आज की डेट में हो रहा है सर. महाभारत में, महाभारत जो एपिक है ना सर, उसमें एक स्टोरी था गीता के अंदर. तो श्री कृष्ण भगवान वहां पर एक छोटा सा बात कर रहे हैं, कोई धर्म का बात नहीं कर रहा हूँ सर, स्टोरी सुनो, ठीक है. इट्स नॉट अ स्पिरिचुअल या धार्मिक मैटर. तो वहां पर लास्ट में जैसे एज पर आवर हिंदू कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि दिस इज अ कली युग, ठीक है. ये जो करेंट युग चल रहा है इसको कली युग कहते हैं. तो कली युग का में क्या होगा इसके बारे में श्री कृष्ण भगवान ने एक परसेप्शन बताया था कि जैसे राम जी का जो टाइम था वो त्रेता था, कृष्ण भगवान का जो टाइम था वो दापर था, ठीक है. तो ऐसा और भी उसके पहले भी कुछ एरा था, मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, नहीं तो फिर से आपको लगेगा स्पिरिचुअल क्लास चल रहा है. तो मेरा कहने का मतलब है कि वहां पर श्री कृष्ण भगवान एक जगह में बोल रहे हैं कि कली युग कैसे होने वाला है.
तो उसका एक वर्णन है सर, एक डिस्क्रिप्शन है। तो बोलते हैं कलयुग में माँ अपने बच्चा को इतना इतना प्यार करेगा, इतना प्यार करेगा। तो वहां पर एक सामने एक काऊ था और एक काऊ का बच्चा था, ठीक है, बात को समझे, जिसको हम लोग बछड़ा बोलते हैं। तो एक काऊ अपने बछड़ा को कैसे चाटता है, देखा आप लोगों ने कभी? हाँ सर, जब जब एक बछड़ा जन्म लेता है ना, फिर उसके बाद एक काऊ उस बछड़ा को ना चाटता है, ठीक है, अपने टंग से। वो इसका एंटीसेप्टिक है, प्यार है, जो भी बोलो आप। तो वो कलयुग में ह्यूमन में क्या होगा कि माँ अपने बच्चे को इतना चाटेगा, इतना चाटेगा कि वो प्यार नहीं, खून बहेगा, चाट चाट के खून बहेगा। ये चल रहा है, इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव, इतना ज्यादा प्यार, मतलब जो प्यार नहीं, दिस इज अ पॉजिटिवनेस अपने बच्चों के प्रति। पेरेंट्स का पॉजिटिवनेस जिस लेवल में बढ़ रहा है डे बाय डे, और बच्चा का मानसिक विकास जिस लेवल पे जा रहा है, जिस तरह का एडुकेशन के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, टीचिंग्स के पीछे भाग रहे हैं, उससे यही होगा। मतलब वो जिसके बारे में गीता में, महाभारत में, मतलब आज से 1000 साल पहले उसका वर्णन किया गया था। सोचो, इसीलिए स्पिरिचुअल किताब को इतना रिस्पेक्ट क्यों मिलता है कि वो किताबें इतना सारा चीज बोल सकता है, हर रिलीजन में है, ठीक है, कि वो इतना दूर का बात कर सकता है कि जो हम सोच भी नहीं सकते कि कलयुग में कैसा रहेगा कि माँ अपने बच्चे को इतना चाटेगा, इतना चाटेगा कि प्यार नहीं, खून बहेगा। और जो हो रहा है, अब क्या बताए आपको। चलो सर, जो होगा वो तो देखा जाएगा। बट माइनर रीचा है, माइनर एंटेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइंग ए स्कूटी फ्रॉम द डीलर। अरे भाई, ये तो रिसेंट केस हो गया, बागुएटी वाला केस आ गया। ये रिसेंट कोलकाता का जो स्कैंडल, एक मर्डर केस चल रहा है। मैं चाहता नहीं था बोलने के लिए, बट आ गया। देखो, वो भी बाइक खरीदने के लिए डील किया था। Richa minor entered into contract of buying a scooty from the dealer and mentioned that her parents will be liable for the payment of scooty. The dealer sent a letter. यहाँ पर केस ऐसा नहीं था, यहाँ पर ये बच्चा खुद ही, एक क्लास 10 का बच्चा, माइनर था, जिसका खून हुआ है, क्लास 10 का बच्चा। 50,000 कहाँ से मिला रे भाई ये क्लास 10 के बच्चे के हाथ में? हाँ, क्या करता है, पढ़ाई नहीं करता है, क्या करता है आजकल यू, मतलब माइनर का क्या बताएं सर। माइनर दोषी नहीं है इसके लिए, पेरेंट्स एंड गार्जियंस आर द रिस्पॉन्सिबल 100%। बच्चा बच्चा जैसा हरकत नहीं करेगा, इसका लायबिलिटी किसका? माँ बाप का, बच्चा का नहीं। कोड एकदम सही है। माइनर को क्या सजा दे? माइनर को सिखाने वाले अगर उसको सिखा नहीं पाए तो, हाँ, माइनर को क्या सजा दे? हम लोग देखते हैं दिल्ली का भयंकर कांड से लेके बहुत कुछ देखते हैं, बट सीरियसली माइनर को क्या गलती थी? सोसाइटी पूरा गड़बड़ है। देखो, रीचा ने स्कूटी खरीदने का बात किया and mentioned that her parents will be liable for the payment of scooty. The dealer sent a letter. किसको दिया? पेरेंट्स को. The parents will not be liable for such payment as the contract was entered by a minor in their absence and out of their knowledge. तो यहाँ पर डीलर गलत है, यहाँ पर डीलर गलत है। डीलर एक माइनर को स्कूटी नहीं बेच सकता, डीलर एक माइनर को स्कूटी नहीं बेच सकता। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट, जैसे जॉइंट अकाउंट होता है, इन सच अ केस दैट एडल्ट विल बी लायबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट द माइनर। अगर जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई लायबिलिटी आता है, हो सकता है एक माइनर एक एडल्ट मिलके मानो एक बैंक अकाउंट ओपन करता है, और बैंक अकाउंट के थ्रू से कोई फ्रॉड होता है या फिर चेक बाउंस हो जाता है, तो किसको पकड़ा जाएगा? चेक बाउंस हो जाएगा तो माइनर को पकड़ा जाएगा कि एडल्ट को? एडल्ट को। ये केस बना था इन साईं दास वर्सेस रामचंद्र के केस में। केस याद रखिएगा, लॉ में बहुत जरूरत है, एग्जाम में भी बहुत हेल्प करता है देखने के टाइम पे। Where there was a joint purchase by two purchasers, one of them was a minor. It was held that a vendor could enforce the contract against the major purchaser and not the minor. अगर आपको कुछ भी केस करना है
जो मेजर है, जो 18 प्लस के हैं उनको पकड़ो भाई, जो 18 के नीचे है उन पे केस नहीं आ सकता। श्योरिटी फॉर ए माइनर, अरे कितना सारा केसेस है। एक श्योरिटी फॉर माइनर इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, व्हेन एन एडल्ट स्टैंड्स श्योरिटी फॉर माइनर, then he is liable to third party as there is a direct contract between the surety and the third party. X, Mr. X guaranteed for the purchase of a mobile phone by Krish, a minor. In case of failure of payment by Krish, Mr. X will be liable to make the payment. वो गारंटी लिया है ना। अगर आप गारंटी लेते हो कि हाँ मेरे बेटे को मोबाइल दो, पेमेंट मैं करूंगा, उसका गारंटी लेता हूं, तब श्योरिटी फॉर ए माइनर हो सकता है। कोई बैंक किसी माइनर को लोन देता है बट गारंटर बनाता है कोई मेजर को, ऐसा हो सकता है। क्या माइनर किसी कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है? माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट, मतलब अगर आप लोगों से कोई कंपनी का शेयर परचेस करता है, क्या आप शेयर होल्डर बन सकते हो? A minor being incompetent to contract cannot be a shareholder of the company. If by mistake he becomes a member, the company can rescind the transactions, cancel कर देगा and remove his name from register. But a minor may, acting through his lawful guardian, अपने पापा behalf में हो सकता है, become a shareholder by transfer of transmissions of fully paid shares to him. अगर उसका पापा उसके behalf में शेयर होल्ड करता है कि मैं अपने बच्चे के behalf में शेयर होल्ड करता हूं, ठीक है, नाम किसका? नाम माइनर का, पापा कौन? बिहाफ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर पापा या पेरेंट जो भी है वो एजेंट का काम करेगा बच्चे का। तो माइनर शेयर होल्डर बन सकता है बट अपने पापा को सामने रख के, बिहाफ में पापा या पेरेंट्स या गार्जियन होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, एक लॉ ऑफ टॉर्ट बोल के एक लॉ होता है जो नॉर्मली सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस एंट्रांस पढ़ाएंगे सर, एज वेल एज सीएसईए में फाइनल लेवल में लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में थोड़ा डिस्कशंस करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट क्या बताता है? टॉर्ट बेसिकली सिविल रॉन्ग है। हम लोग अपने समाज में जो छोटा छोटा गलती करते हैं ना, ठीक है, वो गलती को टॉर्ट कहा जाता है, ठीक है। यही किसी को इफ टीजिंग करना, ठीक है, माइनर इज लायबल इन टॉर्ट अनलेस द टॉर्ट इन रियलिटी इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Thus where a minor borrowed a horse for riding only, एक माइनर ने एक घोड़ा को बोरो किया राइडिंग के लिए, he was held liable when he lent the horse to one of his friends who jumped and killed the horse, who jumped and killed the horse. Similarly, a minor was held liable for his failure to return certain instruments which he had hired and then passed on to a friend. तुमने हायर किया, ऊपर से फ्रेंड को दे दिया। ये सब केस में, टॉर्ट के केस में, सिविल रॉन्ग के केस में माइनर को नहीं छोड़ा जाएगा, वो सिविल केस में आ जाएगा। सिविल केस में माइनर को नहीं छोड़ा जाएगा, उसको जुवेनाइल कोड में डाला जा सकता है, ठीक है, बात समझे, ठीक है। तो ये पूरा माइनर का क्रिटिकल एनालिसिस कर दिया मैंने आपके साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको माइनर के बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी चाहिए था, इसलिए बोलना पड़ा। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पागल के बारे में बात करेंगे सर, फिर जैसे ही हो जाएगा सर। पागल के बारे में अभी सुन लो, कितना ही समय लगे, ऑलरेडी मैं बता दिया था, ठीक है। जैसे यहाँ पर एकदम क्लियरली बताता है सर, पर्सन हु इज यूजुअली अनसाउंड, जो पागल है, नशाड़ी है, गंजाड़ी है, ड्रगिस्ट है, ठीक है, जो नॉर्मल लेवल में ऐसा है बट कभी कभी ठीक हो जाता है, पता नहीं कब होता है बट कभी कभी अगर ठीक हो जाता है। मैं मेक कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज साउंड, जब वो ठीक रहता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। बट पर्सन हु इज यूजुअली साउंड, मतलब नॉर्मली वो ठीक है बट कभी कभी पी पा के अनसाउंड हो जाता है, वो तब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मे नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज अनसाउंड, मतलब जब वो ठोसो आवाज पर नहीं है, ठीक है, तब वो नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन बिसाइड माइनर्स एंड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, देयर आर आल्सो अदर पर्सन्स जिनको लॉ कॉन्ट्रैक्ट करने से रोकता है, पर्शियरी और होली, आधा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता। सो दैट द कॉन्ट्रैक्ट्स बाय सच पर्सन आर void. Incompetency to contract may arise from political status, corporate status, legal status, etc. ठीक है, जैसे कि फॉरेन सोवरेन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉरेन सोवरेन मतलब किसी विदेशी दूत या एम्बेसडर्स, कोई एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कोई एलियन कॉर्पोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब जो बेसिकली फॉरेन कॉर्पोरेशन है जिसके साथ भारत का बिजनेस नहीं होता है, कन्विक्ट्स जिसके अगेंस्ट में चोरी डकैती का केसेस हैं, इंसॉल्वेंट बंदा के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है, करोगे तो फंसोगे। जिसके अगेंस्ट में कोई पॉलिटिकल दाग है,
पॉलिटिकली करप्शन का कोई मैटर है, उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आप फंसोगे। प्रूव होना चाहिए, ठीक है। जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक नहीं, मतलब सिर्फ केस किसी ने बोल दिया कि ये चोर है तो चोर नहीं, ठीक है। जब तक प्रूफ नहीं हो जाता तब तक किसी को दोषी नहीं माना जाता, ये हमारे देश का नियम है सर, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, प्रूफ होना चाहिए कि भाई कोर्ट ने उसको सजा दिया, उसका गलती ने उसको स्वीकार किया गलती को, और फिर कोर्ट ने उसको सजा दिया। ये लीगल सिस्टम इतना इतना इजी नहीं है। लीगल सिस्टम बहुत 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 ही मतलब क्या बोलते हैं सर उसको, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ओके सर, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि बेसिक बिजनेस लेवल में क्या करना चाहिए, किसके साथ क्या करना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किसी को डराना, धमकाना, मारना, पीटना, ठीक है, और मार पीट के किसी के साथ बिजनेस करना कितना तक सही है, ठीक है। डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। तब तक घर पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बाकी जो भी पार्ट है कंप्लीट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, जितना मैंने पढ़ाया उसको भी कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा फिर मैं टेस्ट अरेंज करूंगा सर, ठीक है। ओके सर, सर आज इतना ही है। कोई क्वेश्चन है क्या, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। तनोन, विदिशा, विश्वजीत, दीपायन, साहिल, नील, रवि, आई एम आस्किंग टू एवरीबॉडी, तौथा, सुबीर, श्रद्धा, समझ में आया ना सर? Yes, हेलो, sir. है सर। Yes, sir. है sir. ओके सर, ओके सर, ठीक है फिर, ठीक है फिर, टाटा। Thank you, sir. ओके Thank you, सर, sir. Good night. Thank you, sir. ओके सर, ओके, गुड नाइट सर।